डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? Sir, measurement in particular direction. मेजरमेंट इन पर्टिकुलर डायमेंशन, करेक्ट है ना? तो 3D तक पहुंचने के लिए बेसिकली दो और डायमेंशंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 1D 2D एंड देन आता है 3D, है ना? बट लेटेस्ट अभी आज के करंट टाइम के अंदर हम लोग 3D से भी आगे निकल चुके हैं ना, जहाँ पर और भी बहुत सारी डायमेंशंस होती है, लाइक 4th D है, 5th D है, डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ शेप। जो शेप हम लोग काम में लेते हैं, जो साइज़ होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग अलग डायमेंशंस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, है ना? सो 1D से शुरू करते हैं। एनी एग्जांपल ऑफ 1D? 1D का कोई अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? सर लाइन। पॉइंट। पॉइंट, है ना? पॉइंट जो है वो 1D का है, ऑब्वियसली लाइन भी है जो एक डायरेक्शन से शुरू होकर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, पर वो 2D में काउंट होगी, ठीक है? सो 1D का सिंपल बेसिक एग्जांपल है पॉइंट यानी डॉट, ठीक है? जब हम लोग आते हैं 2D के ऊपर, अब 2D का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने उस पर्टिकुलर एक डायमेंशन को किसी और दूसरी डायमेंशन के अंदर जो कहीं पर भी हो सकती है वहाँ पे हम लोगों ने उसको स्ट्रेच कर दिया यानी खींच लिया, है ना? तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2D के अंदर। 2D मतलब होता है टू डायमेंशंस, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टू डायमेंशन मतलब ऑब्वियसली जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, एक डायरेक्शन है एक्स, दूसरी डायरेक्शन है वाई, सो तीसरी डायरेक्शन डेफिनेटली कौन सी होगी? जेड, जो आप लोगों ने अभी तक देखी है। बट इससे ऊपर कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि हम लोग अगर 3D से भी ऊपर की अगर बात करें तो क्या आएगा? 4th D यानी फोर्थ डायमेंशन। तो कोई बता पाएगा कि 4th D का प्रॉपर एग्जांपल क्या होगा, या 4th D किस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं? एक्स वाई जेड तो आप लोगों को इजीली पता है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, बट अगर मैं बात करूँ 4th D की, तो वो 4th D क्या हो सकता है? कोई ऑब्जर्वेशन आप लोगों का जो आप लोगों ने अभी तक देखा हो, जिसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ इस ऑब्जेक्ट में ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो 4th D का एग्जांपल है? एनीवन, कोई भी? नो सर। नो वन? ऑल राइट, आप लोगों ने जेट इंजन के प्रोपेलर्स देखे हैं, या सिंपल एरोप्लेन के प्रोपेलर्स ले लो आप, यस सर। है ना? उसके अंदर कितनी डायमेंशंस होती है उस प्रोपेलर की? प्रोपेलर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना? बाय बाय होता है मतलब दो, जिसके अंदर दो पंख होते हैं उसको हम लोग बाय प्रोपेलर बोलते हैं। तीन होगा तो ट्राई रोटर या ट्राई प्रोपेलर, चार होगा तो क्वाड रोटर। तो अगर मैं उस प्रोपेलर का सिर्फ एक पंख ले लेता हूँ तो उसके अंदर कितनी डायमेंशंस हैं? 2D है, 3D है, 4D है, 5D है, कितने डायमेंशंस हैं उसके अंदर? आप लोगों ने अभी तक जितने भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर पे काम किया है, आप लोगों ने कितनी डायमेंशंस काम में ली है? सारे ऑब्जेक्ट 3D में ही बनते हैं या उससे ऊपर की भी डायमेंशंस होती है कुछ? सर 3D में बना है। सारे 3D में बने? ओके। सो सबसे बेसिक सिंपल एग्जांपल 4th डायमेंशन यानी जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन और जो आज के करंट टाइम में हम लोग ऐड करते हैं उसका एग्जांपल देता हूँ। वो है आप लोगों के जो जेट इंजन्स होते हैं उसके प्रोपेलर्स, है ना? उसके प्रोपेलर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो एक लेंथ होती है पर्टिकुलर, है ना? एक विड्थ भी होगी यानी उस ब्लेड की चौड़ाई कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड विड्थ। उसके बाद में हम लोग जो उसकी थिकनेस है ना, जो उसका ब्लेड होगा उसकी कोई थिकनेस भी तो होगी, उस थिकनेस को हम लोग काउंट करेंगे थर्ड। यानी तीन डायमेंशन कौन कौन सी हुई? एक तो हुई उसकी लंबाई, ठीक है, एक है उसकी चौड़ाई, और उसके बाद में एक जो उसकी ब्लेड की विड्थ होगी, है ना, जिसको हम लोग शीट थिकनेस भी बोल सकते हैं, वो है उसकी थर्ड डायमेंशन। यानी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, है ना? ये तीन डायमेंशन तो उसके अंदर है ही है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर एक हल्का सा ट्विस्ट एंगल होता यस है ना? सर। तो वो ट्विस्ट एंगल किस लिए होता है? बेसिकली वो होता है एयर को कट करके एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट करना। बट वो जो ट्विस्ट एंगल है वो है हम लोगों का 4th डायमेंशन, है ना? इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आज के टाइम में बन रहे हैं जिसके अंदर 4D से भी ऊपर के डायमेंशंस होते हैं, है ना? अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, अलग अलग एंगल के ऊपर,
तो वो सारी चीज़ें यानी अलग अलग एरियाज़ के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिफ़ाइन की, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की, लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, ट्विस्ट एंगल है, वो सारे डायमेंशंस के अंदर काउंट होते हैं, है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3D से ऊपर भी डायमेंशंस होती है। जैसे जैसे आप लोग अपने सॉफ्टवेयर्स पे काम करोगे आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, बट वही सेम मेजर चीज़ है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना है, और जितना ज़्यादा आप लोग काम करोगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलेगी इन सारी चीज़ों की, है ना, कि उसको बनाना किस तरीके से है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, ऑल दैट। ओके, सो हम लोग आते हैं 3D प्रिंटिंग के ऊपर। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, यानी 3 अलग अलग डायमेंशन के अंदर बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड में या फिज़िकली, है ना, प्रैक्टिकली जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग उसको बना सकें या मैन्युफैक्चर कर सकें। So 3D printing is all about to converting your virtual objects into physical, यानी उस वर्चुअल को जो आप लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर से अभी तक बनाए हैं उन सारे पार्ट्स को अगर हम लोग एज इट इज़, है ना, बिना किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जिसको हम लोग मशीनिंग या कटिंग या जो भी कुछ बोलते हैं, उसके अलावा या उसके बिना हम लोग उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करें फिजिकल ऑब्जेक्ट में, है ना। सिंपली आप लोगों ने देखा होगा अभी तक का एग्जांपल, जो नॉर्मल प्रिंटर्स जो आप लोग जानते हो वो होते हैं आप लोगों के ज़ेरॉक्स मशीन्स हैं या फिर आपके फ़ोटोकॉपी प्रिंटर्स हैं। नॉर्मली आप लोगों ने अपने MS वर्ड में कुछ भी टाइप किया या प्रेजेंटेशंस बनाई या नोट्स बनाए और उसको आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाल के ले लिया, बट वो किस में है, वो 2D के अंदर है, क्योंकि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर मोस्टली 2D के अंदर है। पर अगर आप लोग कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3D व्यू में दिख रहा हो उसको भी अगर आप प्रिंट कर लेते हो तो क्या वो 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा या वो 2D में ही रहेगा? 2D रहेगा। जैसे आपके अभी स्क्रीन पे देखो, जो ये स्क्रीन है, करंट स्लाइड है, इसमें जो ये 3D लिखा हुआ है, बेसिकली इसमें आपको तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है। इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ भी है, एक पर्टिकुलर हाइट भी है, इसमें पर्टिकुलर विड्थ भी दिखाई दे रही है ना। तो इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, बट स्टिल इट इज़ 2D, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन के अंदर बाहर नहीं आया। वो आपको वैसा विजुअलाइजेशन दे रहा है, बट उसकी थर्ड डायरेक्शन जो है वो अभी भी हम लोगों ने क्रिएट नहीं की है ना। पर अगर आप किसी चीज़ को फिज़िकल वे में जब बनाओगे, सपोज़ अगर मैं इसी जो ये 3D लिखा हुआ है एक स्क्रीन के ऊपर, इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा मेरे उस प्रिंटर पे जिसको हम लोग 3D प्रिंटर बोलते हैं, और उसमें वो एक हाइट भी हम लोगों को मिलेगी, XY के साथ साथ Z भी आएगा, तब जाके वो एक 3D ऑब्जेक्ट काउंट होगा, ठीक है। सो 3D प्रिंटिंग की बेसिक डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, लाइक कन्वर्टिंग योर वर्चुअल 3D ऑब्जेक्ट्स, है ना। 3D हम लोगों ने उनको क्यों बोला है वर्चुअल है, बट 3D क्यों है, क्योंकि उसमें वो सारी डायमेंशंस हम लोग इजीली विजिबल हो रही है हम लोगों को, और हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। तो वो 3D वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली या फिज़िकली, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं 3D प्रिंटर, राइट। सो 3D प्रिंटिंग बेसिकली क्या है? 3D प्रिंटिंग आप लोगों ने कभी देखे हैं इससे पहले 3D प्रिंटर्स वर्क होते हुए, या फिर कहीं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो और आप लोगों ने उसको देखा हो कि ये किस तरीके से वर्क करता है? नो सर। किसी ने नहीं देखा है? ऑल सर राइट। वीडियोस में देखा सर मैंने देखा हाँ, ओके फाइन, नहीं अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा है इट मीन्स इट्स गुड, आप लोगों को एटलीस्ट पता है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं ना। सो बेसिकली जो 3D प्रिंटर्स हैं उनका एक सिंपल प्रिंसिपल है, और वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, या फिर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को या बनाने के जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और इसको एडिटिव क्यों बोला जाता है? एज़ पर इट्स नेम, कि हम लोग उसके अंदर चीज़ों को ऐड करते हैं, है ना। प्रिंट जो होती है वो लेयर बाय लेयर होती है, यानी पहले एक लेयर बनेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरीके से अलग अलग लेयर के अंदर हम लोग उसको क्रिएट करके एक पूरा एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एडिटिव, है ना। मोस्टली आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके की होती है ना, एक होता है एडिटिव और दूसरी होती है सब्सट्रैक्टिव, यानी किसी पार्ट में से किसी चीज़ को कट करके निकाल लो फिर मैन्युफैक्चर करो, जो मोस्टली कन्वेंशनल तरीका है, काम अभी भी जो इंडस्ट्रीज़ में काम आता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कोई एक एलुमिनियम की या फिर कोई एक आयरन की रॉड ले ली, उसको टर्न करके मशीन पे एक पर्टिकुलर शेप दे दिया, मतलब क्या किया हम लोगों ने, उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटा दिया ताकि हम लोगों को डिज़ायर्ड शेप और साइज़ मिल जाए या एक पार्ट मिल जाए। उसी तरीके से 3D प्रिंटिंग के अंदर बेसिकली हम लोग मटेरियल को रिमूव नहीं करते हैं बल्कि उसको ऐड करते हैं, है ना। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग।
है ना। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मटेरियल्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3D मॉडल डेटा लेयर बाय लेयर प्रोसेस, है ना। और ये 3D मॉडल डेटा कहाँ से मिलेगा आप लोगों को, आपके उन 3D सॉफ्टवेयर्स के अंदर से जहाँ पे आप लोग डिज़ाइन करते हो। क्लियर। सो अगेन दिस इमेज शोइंग के मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके की होती है, उसका एक साइड है एडिटिव यानी मटेरियल को ऐड करके बनाना, और दूसरा है सब्सट्रैक्टिव, है ना, यानी उसको सब्सट्रैक्ट करके बनाना या फिर वहाँ से हटा के बनाना, है ना। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो कोई बड़ा एक पत्थर होता है, चट्टान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें से काट के एक मूर्तिकार जो होता है वो एक स्टैचू बनाता है ना, स्टैचू मेकर एक स्टैचू बनाता है। तो वो किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, सब्सट्रैक्टिव, क्योंकि उसने क्या किया, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा के उसके अंदर से कोई एक ऑब्जेक्ट निकाला है बाहर, है ना। तो जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास में, जैसे लेथ मशीन का है, वर्टिकल CNC जो मिलिंग मशीन है उसका है, जो राइट साइड में बॉटम में दे रखा है वो एक राउटर है एक तरीके का, है ना। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, एक बड़े सॉलिड पीस के अंदर से चीज़ों को कट कर रही है, हटा रही है, चाहे वो ड्रिल करना है, चाहे वो कट लगाना है, या फिर उसको एनग्रेव करना है या एम्बोस करना है, ये सब करके उसके अंदर से एक पर्टिकुलर शेप को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सो सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रोसेस by which 3D objects are constructed by successively cutting material away from a solid block of material. So subtractive manufacturing can be done by manually cutting the material, but it is most typically done by a CNC machine, है ना। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक जो स्टैचू मेकर होता है वो हाथ से स्टैचू कट करता है नॉर्मली, या पहले भी करते हैं, इवन आज के टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है किसी घर का, तो उसके अंदर जो पिलर्स बनते हैं बड़े बड़े, उस पिलर्स को आज भी जो ये वर्कर्स हैं ये अपने हाथ से शेप देते हैं, है ना। उसके अंदर कोई भी एक शेप बना दिया, मे बी कोई शेर का हो गया, या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मैनुअली भी हो सकता है कटिंग का काम, या फिर आज के टाइम में जैसे नॉर्मली होता है CNC मशीन्स के थ्रू, है ना। तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स आज के टाइम में आ गई है जो स्टोन पे काम करती है, अलग अलग मटेरियल्स पे काम करती है, और आपको एक डिज़ायर जो शेप है वो बना के दे देती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्सट्रैक्टिव। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मेन जो अपना एडिटिव वाला है, वो आता है 3D प्रिंटिंग वाला। सो व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग, या 3D प्रिंटर्स क्या है। तो बेसिकली ये एक तरीके का डिजिटल फैब्रिकेशन वर्क है। डिजिटल क्यों बोलेंगे हम लोग इसको, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको वर्चुअली डिज़ाइन किया था, और उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली या फिज़िकली प्रिंट कर रहे हैं। तो मेनली जो भी कोई काम किसी सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल, क्योंकि वो कंप्यूटराइज है, या कंप्यूटर पे हुआ है, या डिजिटली हुआ है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू वेरियस प्रोसेस यूज्ड टू सिंथेसाइज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि 3 डायमेंशनल हो, उसमें 4th डायमेंशन भी आ सकती है, बट मोस्टली 3 डायमेंशन। इन 3D प्रिंटिंग सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल आर फॉर्म्ड अंडर कंप्यूटर कंट्रोल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि इसमें हम लोग कंप्यूटर्स को काम में ले रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं, दैट्स वाई वी कैन कॉल इट अ डिजिटल फैब्रिकेशन। दीज ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ ऑलमोस्ट एनी शेप, किसी भी तरीके का शेप हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है, डिफ़िकल्ट हो, नॉर्मल हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी तरीके की, एंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ 3D मॉडल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा सोर्स। और 3D प्रिंटर इज़ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक सेशन किया था उसमें हम लोगों ने शायद रोबोट्स को टच नहीं किया है ना। सो एक सिंपल डेफिनेशन दे देता हूँ यहाँ पर, हम लोगों ने इसको इंडस्ट्रियल रोबोट क्यों बोला। बेसिकली हर मशीन अपने आप में एक रोबोट है ना। क्यों, क्योंकि रोबोट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब ये अज्यूम करते हैं कि रोबोट नाम आया, इसका मतलब कोई ना कोई एक ह्यूमन टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 कान नाक आँख सब होंगे, जो बेसिकली चल सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। रोबोट का मतलब होता है टिपिकली कोई भी एक ऐसी मशीन जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क या वेरियस टाइप ऑफ टास्क को कंप्लीट कर सके, आइदर मैनुअली या फिर कम्प्लीटली ऑटोमाइजेशन वे में या ऑटोमेटिक वे में। बट मोस्टली रोबोट कैटेगरी में हम लोग उन्हीं मशीन्स को रखते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती है, यानी एक बार आपने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसके बाद में उसको फॉलो करते हुए वो अपना काम करेगी, है ना, कंटिन्यूअस वर्क, उसको हम लोग बोलते हैं रोबोट। सो बेसिकली 3D प्रिंटर इज़ अ ऑटोमेटिक मशीन जिसको एक बार आपने सेट ऑफ प्रोग्राम दे दिया कि आपको ये ऑब्जेक्ट बनाना है, नाउ अब ये उसके पार्ट पे है कि वो उसको किस तरीके से बनाएगा। मतलब
जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है दैट विल बी डन बाय अस। फिर उस मशीन लैंग्वेज से वो जी कोड में कन्वर्ट करके जो उसको प्रिंट करेगा दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दैट मशीन, यानी वो उस मशीन का पार्ट है। तो उसका टाइमिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ये किस तरीके से प्रिंट होगा, इसकी हाइट कितनी रखनी है, लेंथ कितनी रखनी है ऑन योर डिज़ाइन। बट आफ्टर दैट उसको बनाने का जो तरीका होता है कि कहाँ से शुरू करना है, किस शेप को पहले बनाना है, कहाँ कितना इनफिल रखना है, किस तरीके से उसको आप फॉर्म करोगे, लेयर हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं हम लोग मशीन के साथ, ये मशीन के ऊपर। फिर वो उसके ऊपर होता है कि वो उसको किस पॉइंट से स्टार्ट करेगा और किस पॉइंट पे फिनिश करेगा। ठीक है। सो बेसिकली 3D प्रिंटर जो है वो एक तरीके का इंडस्ट्रियल रोबोट है। हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं 3D प्रिंटर की। लाइक अर्ली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एएम, इक्विपमेंट एंड मटेरियल वर डेवलप्ड इन 1980s या 81, यानी ऑलमोस्ट 1980s के एंडिंग में और 81 के स्टार्टिंग में। हाइडो कोडामा ऑफ नाइगो म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वेंटेड अ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेटिंग मेथड ऑफ 3 डायमेंशनल प्लास्टिक मॉडल विथ फोटो हार्डनिंग पॉलीमर, है ना। ये एक बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट था, फोटो हार्डनिंग पॉलीमर, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। वेयर द यूवी एक्सपोजर एरिया इज़ कलेक्टेड बाय अ मास्क पैटर्न और द स्कैनिंग फाइबर ट्रांसमिट, है ना। तो फोटो हाइड्रिंग पॉलीमर का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा मटेरियल जिस पे अगर हम लोग यूवी लाइट या यूवी जो रेज़ होती है उनको अगर हम लोग उसके ऊपर फ्लैश करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड होकर एक शेप ले लेता है। और वो शेप किस तरीके का होगा जो हम लोगों ने डिज़ाइन करने के बाद उसको दिया है ना। तो उस तरीके का मेथड उसने उस समय काम लिया था 1980s एंडिंग और 81 स्टार्टिंग में, जिसके बाद ये चीज़ हम लोगों के ट्रेंड में आई है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है और हम लोग उसको इस तरीके से काम में ले सकते हैं। ठीक है। सो जो प्रोसेस है वो किस तरीके से बनाया था उसने, दैट द सिस्टम फॉर जनरेटिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय क्रिएटिंग अ क्रॉस सेक्शनल पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी फॉर्म्ड। मतलब उसने क्या किया कि जो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था जिसको उसको 3D प्रिंट करना था, उसने उसके बहुत सारे क्रॉस सेक्शन व्यूज़ बनाए और उन क्रॉस सेक्शन व्यूज़ को उसने सिस्टमेटिक वे में एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर अरेंज किया और उसको पूरा एक सॉलिड व्यू दे दिया आउटर कवरिंग के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में प्रोटोटाइप, है ना। तो बेसिकली जो आपकी 3D प्रिंटिंग है बेसिकली वो पूरा का पूरा एक क्रॉस सेक्शनल व्यूज़, ये क्रॉस सेक्शनल पैटर्न होता है जिसको आप एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर ऐड करते हो। इसीलिए हम लोग इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं और इसीलिए इसको क्रॉस सेक्शनल मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग हमेशा एक क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करते हैं फिज़िकल वे में और फिर उसको लेयर बाय लेयर उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो वो किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। सो 3D प्रिंटिंग के 4 टाइप्स होते हैं मेनली, है ना। और जो अभी तक ट्रेंड में है वो है SLS, FDM, SLA एंड DLP। सो SLS का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, जो यूवी रेज़ को हम लोग डाल के जो प्रोक्योर करते हैं उसको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। क्योंकि लेज़र का मतलब होता है लाइट, तो यूवी जो है वो एक तरीके की रे है, लेज़र है, लाइट है, तो वो उस कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद आता है FDM। FDM का मतलब होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग। और तीसरा है SLA। SLA मतलब होता है स्टील थ्रोग्राफी। और DLP होता है डिजिटल लाइट प्रोसेस। अब ये क्या है ये हम लोग और आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी पूछे कि 3D प्रिंटिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो ये 4 मेथड्स हैं, SLS, FDM, SLA और DLP। अब इन चारों में से मोस्टली जो 2 कॉमन जो इंडस्ट्री आज के टाइम में काम ले रही है वो है ये मिडल वाले 2, FDM और SLA। ठीक है। सो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। SLS क्या होता है? SLS लाइक selective laser sintering is a technique that uses laser and power source to form solid 3D objects। अब यहाँ पे लेज़र जो है वो यूवी रेज भी हो सकती है या वो कोई दूसरा और रे भी हो सकता है, यानी लाइटनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल को 3D में कन्वर्ट करें, मतलब सॉलिड करके, है ना। आप लोगों ने अगर कहीं सुना हो तो एक बहुत अच्छा मेथड बीच में किसी ने डेवलप किया था, जिसमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल को लेने के बजाय उसने किसको काम में लिया था? सिलिका। सिलिका मतलब जो आपकी मिट्टी होती है ना। उसने क्या किया, मिट्टी के लेयर्स क्रिएट की
दो अलग अलग ड्रम के अंदर, और वहाँ से वो जो जो सॉलिड ड्रम था जिसके अंदर वो मिट्टी भरी हुई थी, वहाँ से वो एक लेयर को क्रिएट करता दूसरी सरफेस के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक मटेरियल जो है वो स्प्रे होता था लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद जैसे ही यूवी लाइट उसके ऊपर आती है वो उतना एरिया जो होता है वो क्योर हो जाता। फिर उसके बाद अगेन दूसरा मिट्टी वाला जो उसका कंपार्टमेंट है, वहाँ से फिर एक दूसरी लेयर आती, फिर वापस उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे होता जहाँ जहाँ वो पर्टिकुलर एरिया पे स्प्रे होना था, फिर उसके ऊपर यूवी लाइट आती जिसकी वजह से वो क्योर हो जाता। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर बना के जो ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किए थे वो पूरे सिलिका यानी मिट्टी से क्रिएट हुए थे। और मोस्टली ये टेक्निक जो मिट्टी से ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आती है वो काम लेते हैं वो लोग फाउंड्री के अंदर, है ना, जहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइन डायमेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कि वो पर्टिकुलर ऑलमोस्ट उस शेप में आ जाए। फिर लेटर ऑन उसके ऊपर जो मशीनिंग प्रोसेस है वो करने के बाद में वो एक प्रॉपर डायमेंशन में उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो एसएलएस का मतलब होता है लेज़र सिंटरिंग, सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, जिसके अंदर आप लोग रॉ मटेरियल को पहले लेयर फॉर्मेट में सेट करते हैं, उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे होता है जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोल सकते हैं, यानी गम यानी चिपकाने वाली जो चीज़ होती है, और फिर उसके ऊपर एक लाइटनिंग काम आती है या एक लेज़र काम आती है जिसकी वजह से वो उसको सॉलिड करता है। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एस एल एस एंड एस एल ए, है ना, ये दो अलग अलग टेक्निक जो हैं, एस एल एस मतलब जो राइट नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं, एस एल ए मतलब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इज़ दैट इट यूजेस पाउडर मटेरियल, है ना, जैसा मैंने अभी बताया कि वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, जैसे मिट्टी जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है, इन अ वेट इंस्टेड ऑफ लिक्विड रेजी, मतलब वो एक पाउडर फॉर्म में होगा, और वेट मतलब ऑलमोस्ट गीला। गीला किस तरीके से करते हैं हम लोग, उसके ऊपर सॉल्यूशन डाल के, इंस्टेड ऑफ लिक्विड रेजिन एंड स्टील्टोग्राफी डज। स्टील्टोग्राफी में क्या होता है, मोस्टली एक सिंपल लिक्विड फॉर्मेट में एक रेजिन होगा जिसको आप लोग यूवी लाइट से क्योर करोगे। सो मेन दोनों में फ़र्क क्या आया एसएलए और एसएलएस के अंदर, कि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और एसएलए के अंदर लिक्विड फॉर्म में, है ना, बट कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों का सेम है, मटेरियल को सॉलिड करना किसी लाइटनिंग के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वर्किंग ऑफ सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, यानी किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर दो अलग अलग चैम्बर्स हैं, ये आपका पाउडर फॉर्म में है, इट मे बी सिलिका या फिर कोई दूसरा और मटेरियल हो सकता है जो पाउडर फॉर्म में हो। ये रोलर इसको यहाँ से शिफ्ट करता है हमेशा लेयर बाय लेयर। जैसे ही इसने यहाँ पर एक लेयर क्रिएट की, यहाँ से ये आपकी यूवी लाइट आई और इसने क्या किया, इसको क्योर कर दिया। ठीक है, अगेन जैसे ये एक लेयर बनी, वापस इस रोलर ने यहाँ पर थोड़ा सा एक लेयर क्रिएट किया और वापस इस लेज़र से उसको हम लोगों ने क्योर कर दिया। और ये इस तरीके से देखो, यहाँ जो एरो कीज़ हैं ये इसके मोशन को शो कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अप होगा और ये धीरे धीरे डाउन होगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप इस चीज़ को बाहर निकालोगे तो ये अभी भी जो साइड में मटेरियल है ये पाउडर फॉर्म में रहेगा, और ये वाला जो मटेरियल है जहाँ जहाँ हम लोगों ने लेज़र रे और वो जो सॉल्यूशन है वो डाला था, वहाँ वहाँ ये चीज़ क्योर हो गई है और उसने एक ऑब्जेक्ट का जो है वो शेप ले लिया है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है आप लोगों की FDM, फ्यूज्ड डिपोजिशन मोल्डिंग। ये मेनली इंडस्ट्रीज़ में काम आ रहे हैं क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है बेसिकली वो बहुत इजीली मैन्युफैक्चर हो जाता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी होता है ना। सो फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग के अंदर क्या आता है, लाइक फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग FDM इज़ एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड फॉर मोल्डिंग प्रोटोटाइप्स and production applications. It is one of the technique used for 3D printing, है ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक है। So FDM works on additive principle by laying down material in layers. A plastic filament मतलब होता है एक रोल यानी कॉइल फॉर्मेट के अंदर, यानी एक तार होगा प्लास्टिक का या किसी भी मटेरियल का बना जिससे हम लोगों को 3D प्रिंटिंग करनी है, और एक मोटर जो है वो उसको फीड देगी और एक नोज़ल तक लेकर आएगी। वो नोज़ल बेसिकली एक तरीके का हीट चैम्बर होता है जहाँ पे हम लोग उस कॉइल या तार को मेल्ट करते हैं और वहाँ से प्रेशराइज वे में उसको बाहर इजेक्ट करके हम लोग लेयर क्रिएट करते हैं। सो अ प्लास्टिक फिलामेंट और मेटल वायर इज़ वाउंड फ्रॉम अ कॉइल एंड सप्लाइज मटेरियल टू प्रोड्यूस अ पार्ट। द टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय एस स्कॉट क्रम्प इन अ लेट 1980s, है ना, यानी ये भी 1980s में डेवलप हुई थी एंड वॉज कॉमर्शियलाइज्ड इन 1990s। सो जो
FDM टेक्निक का जो हिस्ट्री है वो बेसिकली 1990 से शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद ही ये कमर्शियल वे में आया था, है ना, यानी ये बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्निक नहीं है। सो FDM वर्क किस तरीके से करता है, आप लोग देखो यहाँ पे जो ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये जो गोल्डन पार्ट है, ये बेसिकली आपका नोज़ल है। ये पूरा प्रिंसिपल यहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया हुआ है। आपका ये जो बिल्डिंग मटेरियल है और सपोर्ट मटेरियल, बेसिकली ये दो अलग अलग मटेरियल इसलिए हैं क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग 3D प्रिंटिंग से क्रिएट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि वहाँ पे आप लोगों ने कोई ऐसा एक शेप दे दिया है जो ओवरहैंग है। ओवरहैंग मतलब कहीं बाहर निकला हुआ है, तो उसको प्रिंट करने के लिए कोई ना कोई बेस तो चाहिए होगा, हवा में तो वो प्रिंट हो नहीं सकता है। तो उसको रेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा सपोर्ट्स देने पड़ते हैं, जो यहाँ रेड कलर के फॉर्मेशन में दे रखे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोग हमेशा दो अलग अलग तरीके के मटेरियल काम में लो फॉर सपोर्टिंग पर्पस। वो कोई एक सिंगल मटेरियल भी हो सकता है, बट इन दैट केस वहाँ पे जो सपोर्ट मटेरियल है वो भी सेम मटेरियल में प्रिंट होगा। पर यहाँ पर अलग अलग दिखाने के लिए कि सपोर्ट मटेरियल किस तरीके से काम आते हैं और मेन पार्ट किस तरीके से काम आता है, यहाँ पर दो अलग अलग कलर कोड हम लोगों ने डाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो सपोर्ट मटेरियल है इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि इससे ऊपर जो चीज़ प्रिंट होने वाली है उसको एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसको प्रिंट करोगे और ये सपोर्ट मटेरियल उस लेवल तक पहुँचेंगे जिससे ऊपर वो ओवरहैंग आया है, वो उसके साथ सपोर्ट करेगा और प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, है ना। सो बेसिकली एक कॉइल फॉर्म में एक मटेरियल है जिसको हम लोग फीड करके एक नोज़ल में लेकर आते हैं, जिसको बेसिकली एक्सट्रूडर बोला जाता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना। हर मटेरियल के लिए आप लोगों को पता होगा टेम्परेचर रेंज जो है वो अलग अलग होती है। अगर वो कोई PLA मटेरियल है तो उसका टेम्परेचर रेंज अलग होगा। अगर वो प्लास्टिक का ही कोई दूसरा फॉर्म है, सपोज़ नायलॉन है या फिर आप लोगों का ABS है, तो उसके लिए टेम्परेचर रेंज जो है वो अलग होगी, जो आप लोग डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर टेबल, और वो आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है इस नोज़ल को। तो वो वैल्यू जब आप इस नोज़ल को प्रोवाइड करोगे, वो इस कॉइल को यहाँ से फीड करने के बाद मेल्ट करेगा इसी चैम्बर के अंदर, और मेल्ट करने के बाद यहाँ से उसको एक्सट्रूड करेगा। और साथ साथ में जो 3 अलग अलग मोटर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं 3 अलग अलग डायमेंशन में फीड देने के लिए, लाइक X, Y एंड Z, वो उसको मूव करेगी, और मूव करते हुए वो एक लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आप लोगों का एक पूरा प्रॉपर जो पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो अ प्लास्टिक फिलामेंट और मेटल वायर इज़ नोवन फ्रॉम अ कॉइल अनबाउंड फ्रॉम अ कॉइल एंड सप्लाईज मटेरियल टू एन एक्सट्रूजन नोज़ल। मतलब ये वाला जो नोज़ल है यहाँ तक उसको सप्लाई करता है, विच कैन टर्न द फ्लो ऑन एंड ऑफ, है ना। फिर आता है नेक्स्ट आपकी है स्टील्टोग्राफी। स्टील्टोग्राफी बेसिकली क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग SL बोल सकते हैं। सो स्टील्टोग्राफी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल फैब्रिकेशन, फोटो सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड फ्री फ्रॉम फैब्रिकेशन, is a form of additive manufacturing technology used for creating models, again prototypes, patterns and production parts, है ना। प्रोडक्शन पार्ट क्यों लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, लास्ट जो स्लाइड थी जो FDM है उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ प्रोटोटाइप या मैन्युफैक्चरिंग तक लिया था, बट प्रोडक्शन का हमेशा मतलब होता है बल्क, है ना। किसी भी चीज़ को जब आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर प्रोड्यूस करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। तो बेसिकली स्टील्टोग्राफी में ये टर्म क्यों यूज़ आई है, प्रोडक्शन पार्ट्स, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कम टाइम लेती है इन रिस्पेक्ट ऑफ SLS एंड FDM और SLS जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग या प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस है, उससे हम लोग चीज़ों को प्रोडक्शन में नहीं लेके आ सकते हैं, ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। डेफिनेट सी बात है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो वो वैसे ही कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है वो सर्टेन टाइम में कम आ रही है। सो प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो, और स्टील्टोग्राफी उस चीज़ को सॉल्व करता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ आती है इंडस्ट्री के अंदर। यानी जो हायर इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन रेट जो है वो वैसे ही फास्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म हम लोगों ने काम लिया प्रोडक्शन पार्ट्स इन अ लेयर बाय लेयर फैशन यूजिंग photopolymerization, a process by which light cause chain of molecules to link together। यानी कोई एक रे हम लोग काम में लेते हैं, यानी लाइट को काम में लेते हैं, जिसकी वजह से जो मटेरियल है उसके अंदर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फोटोपोलीमराइजेशन रिएक्शन आर चेन ग्रोथ, यानी चेन बाय चेन होती है,
which are initiated by the absorption of visible or ultraviolet light, है ना। अल्ट्रावायलेट रेज जो है तो बेसिकली विजिबल नहीं होती है, सो उसकी जगह कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी लाइट हम लोग काम में ले जो विजिबल हो, जैसे लेज़र लाइट्स होती है। तो आज के टाइम में इस प्रोडक्शन रेट को फास्ट करने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लेज़र लाइट्स भी काम आने लग गई है, जो उस मटेरियल को क्योर कर देती है। यानी अगर हम लोगों को लेज़र लाइट को एज अ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काम में लेना है तो हम लोगों को कुछ ऐसे मटेरियल अलग से फॉर्म करने पड़ रहे हैं जो उस लेज़र के कांटेक्ट में आते ही सॉलिड हो जाए, ठीक है। और क्योंकि इस तरीके के मटेरियल बनाना थोड़ा सा लेंदी वर्क होता है, इस वजह से ये जो रॉ मटेरियल हैं बेसिकली स्टीलटोग्राफी के लिए या फिर SLA के लिए ये थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसीलिए सिर्फ हायर इंडस्ट्रीज ही इनको काम में ले पाती है, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग ही एक्चुअली इतनी होती है कि वो यहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन इजीली निकाल सकें। पर जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, जिनके पार्ट्स की क्वांटिटी भी कम हो, बट उनको उसके लिए कोई डाई या प्रॉपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट नहीं करना हो, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो है वो FDM को सिलेक्ट करती है ना, जो जस्ट हम लोगों ने इससे पहले देखा। स्टीलटोग्राफी का ये एक सिंपल एग्जांपल है। आप लोग देखो यहाँ पे जो फिनिशिंग लेवल है ना, मतलब ग्लॉसीनेस जो है, ये FDM टेक्नोलॉजी से ज़्यादा दिख रही है ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ऑलरेडी एक जेल फॉर्म में था, सेमी लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो वहाँ से जब कोई चीज़ क्रिएट होती है, अगर वो ऑलरेडी एक मेल्टेड फॉर्म के अंदर है यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका जो बॉन्डिंग है वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक है, तो वहाँ पे फिनिशिंग लेवल भी अपने आप आएगा। जहाँ पर मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत एक दूसरे के डिस्टेंस पे हो, तो वहाँ पे वैसे ही वो लेयर क्रिएट होती है और उसकी वजह से वहाँ पर ग्लॉसीनेस जो है वो कम आती है। तो स्टीलटोग्राफी को रिकमेंड करने का या यूज़ लेने का एक और रीज़न ये भी है कि इसके अंदर ग्लॉसीनेस जो होती है सरफेस की वो बहुत अच्छी आती है, जिसकी वजह से उसकी एस्थेटिक ब्यूटी बढ़ जाती है ना। और इस अकॉर्डिंग यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसको काम ले रही है डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट। जैसे आप लोग देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो इसकी आउटर कैनोपीज़ होती है, आपकी कार है या बाइक्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होनी चाहिए। ग्लॉसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर एयर रेसिस्टेंस जो आता है, अगर वो ग्लॉसीनेस सरफेस होगी तो एयर का रेसिस्टेंस कम आएगा। जितनी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ जगह होगी यानी स्क्रैच वाली होगी या फिर ग्लॉसीनेस नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, उतना ही ज़्यादा एयर उसके ऊपर रेसिस्टेंस क्रिएट करेगी और उसका माइलेज या उसकी जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा अफेक्ट होती है ना। इस वजह से स्टीलटोग्राफी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जहाँ से जो पार्ट अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, उसके लाइफ भी होती है, टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है बहुत ज़्यादा हाई, और साथ साथ ग्लॉसीनेस होती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लायक है, ये ट्रेंडी है ऑटोमोबाइल और एविएशन मतलब एरोप्लेन्स की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आती है। नेक्स्ट है DLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू स्टीलटोग्राफी। इट यूजेस डिजिटल माइक्रो मिरर्स लेड आउट अ सेमीकंडक्टर चिप, यानी बेसिकली प्री प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं। फॉर 3D प्रिंटिंग DLP एज वेल एज SLA वर्क्स विथ फोटोपॉलीमर्स। मतलब इसके अंदर जो मटेरियल काम में आते हैं बेसिकली वो फोटोपॉलीमर्स मटेरियल होते हैं, जो लाइट पड़ते ही, मतलब किसी भी तरह की अगर लाइट आप उसके ऊपर डालोगे तो वो क्योर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली DLP वो प्रोसेस है। इसको हम लोग ज़्यादा काम में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगेन इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, और क्योंकि इसमें किसी भी लाइट के पड़ने से वो क्योर हो जाता है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा डार्क चैम्बर की ज़रूरत होती है, जहाँ पे दूसरी और कोई लाइट अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ जो लाइट हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही उस फोटोपॉलीमर के ऊपर आके गिरे। तो बेसिकली कंपैरेटिवली हम लोग को एक बड़ा सेटअप चाहिए होता है, इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं या यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हाउ 3D प्रिंटिंग कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब अब ये जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली किस तरीके से काम आती है या किस तरीके से ये चीज़ों को कन्वर्ट कर सकती है बहुत एडवांटेजियस वे के अंदर, और उससे कितने बड़े चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आज के टाइम में एक इतना बड़ा 3D प्रिंटर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, यानी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि वो पूरा का पूरा जो घर है यानी बिल्डिंग जो होती है उसको वो प्रिंट करके बना के दे सकता है। पढ़ा है आप लोगों ने, कहीं देखा है इसको, ये सुना है इस बारे में? यस सर। यानी इतने बड़े बड़े हाई स्ट्रक्चर्स जिसको बनाने में कई बार कई महीनों का टाइम लग जाता है,
उसी चीज़ को हम लोगों ने एक 3D प्रिंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे दिया, जिसने उसको कुछ दिनों के अंदर ही कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 3D प्रिंटर बेसिकली अ मशीन, एक इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नॉर्मली अगर किसी बिल्डिंग को या किसी टास्क को करने के लिए अगर कोई पर्सन काम करेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि थोड़े टाइम बाद में उसके एफिशिएंसी लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो थक जाएगा, है ना। उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो उस काम पे फोकस्ड है या उस काम को कर रहा है, उसका खुद का एफिशिएंसी लेवल या एक्सपीरियंस लेवल उतना हाई हो कि वो सारी काम की जो क्वालिटी है वो एक जैसी आ सके, है ना। कोई पर्सन उस काम को अलग तरीके से करेगा या कोई कम डेडिकेशन के साथ करेगा, तो वहाँ क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो ये जो बड़े 3D प्रिंटर्स हैं जो बेसिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम आते हैं, एक तो वो 24/7 काम कर सकते हैं बिना रुके, है ना। आप बस उसको रॉ मटेरियल देते जाओ एंड इट कैन वर्क। तो एक तो वो 24/7 जो वर्क करने वाली जो टेंडेंसी है वो अपने आप में टाइम सेविंग है। यानी किसी काम को अगर एक पर्सन 8 घंटे करते हुए महीने भर में कंप्लीट कर सकता है, तो एक मशीन रोबोट उसको कम से कम 1/3 टाइम में कंप्लीट कर लेगा। मतलब उसको हार्डली 8 या 10 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर देगा। तो ये जो एफिशिएंसी आई इस मशीन की वजह से, इसने हम लोगों को मोटिवेट किया है कि कुछ ऐसी हाई स्ट्रक्चर मशीन हम लोग बनाएं जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर को विद इन फ्यू डेज फिनिश कर सके। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज है। उसके बाद में जो सबसे मेन चीज़ आती है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना है ना, मैन्युफैक्चर करना है और बाद में उसका प्रोडक्शन भी लेना है। अगर आप लोग उसको अपने 3D सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करने के बाद में बिना उसको चेक किए डायरेक्टली अगर मैन्युफैक्चरिंग में दे दोगे, यानी प्रोडक्शन के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोगों को उसकी डाई वगैरह बनानी पड़ेगी, या फिर उसके लिए पूरा एक लेआउट सेट होगा कि ये पहले यहाँ बनेगा इतना पार्ट तक, फिर उसके बाद यहाँ बनेगा। तो वो जो लेआउट आप लोगों ने सेट किया या जो बैच आप लोगों ने सेट किया उसके प्रोडक्शन का, अगर वो पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी फॉल्ट है अगर उसके अंदर, तो इसका मतलब आपकी वो पूरी कॉस्ट जो उसकी डाई बनाने में लगी या उस बैच को प्रोसेस को सेट करने में लगी, वो सारी की सारी यूज़लेस हो जाएगी। क्योंकि हल्का सा माइनर चेंज भी अगर हम लोग को करना पड़ा, इट मीन्स हम लोग को या तो वो पूरी डाई वापस बनानी पड़ेगी, या फिर उस पूरे बैच को जो उसकी प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने सेट किया था उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज आएगा। सो वो टाइम टेकिंग होगा, वो मनी टेकिंग होगा, एफर्ट भी आपके यूज़लेस हो गए। तो ये 3D प्रिंटिंग किस तरीके से काम आती है कि अगर आप लोग उस प्रोडक्ट को फुल स्केल पे बनाने के बजाय अगर पहले इस टेक्नोलॉजी को काम में लेके एक बार क्रिएट करके देखो फिज़िकल एस्पेक्ट में, और फिर उसको यूज़ भी लेके देख लो, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा स्केल लेवल पे कि आपने जो चीज़ बनाई है क्या वो हर तरीके से हर एस्पेक्ट में सही है, उसका शेप सही है, उसकी डायमेंशन सही है। अगर वो नंबर ऑफ़ पार्ट्स के अंदर बन रहा है और मेटिंग पार्ट्स हैं, या फिर असेंबली है कोई, अगर वो एक दूसरे के अंदर प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पा रही है तो वो क्यों नहीं हो पा रही है, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसको वापस डिज़ाइन लेवल पे सॉल्व करना। ये सारी चीज़ें करने के लिए 3D प्रिंटिंग जो है वो बेस्ट मेथड है। इसीलिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को मेनली हम लोग बोलते हैं RPD, मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन्स। ठीक है, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब भी यही होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत लो लेवल या लो स्केल पे बना के देखना कि हम लोग उसको ईज़िली लेटर ऑन प्रोडक्शन में दे सकें, और उसकी जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं, जितनी भी उसकी कमियां हैं, खराबियां हैं, वो सारी की सारी इसी फेज़ में ख़त्म हो जाए। क्लियर? सो ये एक स्लाइड है बेसिकली 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मेडिकल, ठीक है, रिसर्च में काम आता है। प्रोडक्शन प्रोटोटाइपिंग जो अब जस्ट हम लोगों ने बात की। हिस्ट्री प्रिवेंशंस, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में भी काम आ रहा है, कंस्ट्रक्शंस में काम आ रहा है ना। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई ऐसा क्रिटिकल ऑब्जेक्ट जो आज से पहले नहीं बना है उसको बनाना, जो एक पर्टिकुलर मशीन ना बना पाए प्रॉपरली, मे बी दैट डिस्ट्रक्टिव जो था, मतलब जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके थ्रू। फूड इंडस्ट्री के अंदर काम आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अलग अलग बहुत डिफ़िकल्ट शेप के होते हैं, जैसे केक, है ना, या केक के ऊपर लगने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो मेनली पर्सन नहीं बना पाए, तो वो चीज़ें भी आजकल हम लोग 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद उनको सर्व करते हैं, है ना। तो एक तरीके की अलग क्रिएटिविटी काम आ गई है फूड इंडस्ट्री के अंदर कि कुछ ऐसी चीज़ें उससे क्रिएट करना जो सीधा ईटेबल हो, यानी सीधा हम लोग खा सकें उनको।
ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोमोटिव, जो हम लोगों ने बात की, स्मूथ सरफेस फिनिश, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स। हर किसी एक नए व्हीकल को बनाने से पहले उसको टेस्ट करके देखना कि अगर मैं इस तरीके का कोई अगर एक व्हीकल बना रहा हूँ तो वो एस्थेटिक ब्यूटी में कैसा लगेगा बनने के बाद, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो उसी को हम लोगों ने स्केल लेवल पे बना के देख लिया 3D प्रिंटिंग के थ्रू, है ना। और फिर लास्ट में एसेसरीज़। एसेसरीज़ का मतलब होता है हर वो एक छोटी बड़ी चीज़ जो किसी और असेंबली का हिस्सा हो, जो हम लोगों ने सिंगल पार्ट में बनाई है ना। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज आपका हेडफोन है ना। तो हेडफोन के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को आपने चेंज किया एज़ पर एर्गोनॉमिक्स, है ना। एर्गोनॉमिक्स कैसे, आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन के साथ में जो हेडफोन्स आते हैं बेसिकली वो बड़े बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं। पर कुछ ऐसे हेडफोन्स भी होते हैं जो बहुत दिखने में बहुत एलिगेंट लुक के होते हैं। उसका आगे से जो ओपनिंग होता है वो इतना ज़्यादा स्मूथ और पतला होता है कि वो ईज़िली आपके कान के अंदर ईज़िली फिक्स हो जाता है ना। तो उस तरीके की चीज़ें डेवलप करके देखना कि आप लोग उसको प्रॉपर्ली काम ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, वो आपके कान में प्रॉपर्ली फिट होगी कि नहीं होगी, या फिक्स करने के बाद थोड़े टाइम बाद अपने आप इजेक्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। उस तरीके की चीज़ें जो बहुत छोटे लेवल पे होती है, छोटी होती है, मिनी या माइक्रो होती है, उनको हम लोग रखते हैं एसेसरीज़ के अंडर में। ठीक है, तो ये सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल सेक्टर्स में आप लोग देखो किस तरीके से 3D प्रिंटर काम आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट्स आप लोग देख रहे हो, आर्टिफिशियल नोज़ है, आर्टिफिशियल ईयर है ना, या फिर आर्टिफिशियल स्किन जो है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 3D प्रिंट के थ्रू बनाई है। और इसके जो मटेरियल हैं वो एक्चुअली बहुत अलग अलग तरीके के हैं, है ना। आप लोगों ने और ये अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो कुछ जो मूवीज़ होती है जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स या क्रिएचर देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कोई डायनासोर है, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, ममी है जिसको भूत हम लोग बोलते हैं। तो उनके जो शेप स्ट्रक्चर होते हैं, यानी उनका जो फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है या फिर जो अपीयरेंस होता है, वो भी आज के टाइम में हम लोग 3D प्रिंट से प्रिंट करके बना रहे हैं, ताकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे, ऐसा लगे कि सच में वो रियलिस्टिक है या रियल है ना। तो ये चीज़ें किस तरीके से हम लोग काम में ले रहे हैं कि अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो फिज़िकल डिसेबल है, जिसका मान लो एक कान किसी एक्सीडेंट में कट गया किसी भी रीज़न से, या नाक के अंदर कोई इंजरी थी जिसकी वजह से वो पार्ट हटाना पड़ा, तो हम लोग ये आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट करके हम लोग उसको वहाँ पे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एस्थेटिक ब्यूटी है, जो उसका अपीयरेंस है, वो वापस ठीक हो सकता है ना। आप लोगों ने आर्टिफिशियल लिम्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, तो वो चीज़ें भी हम लोग आज के टाइम में 3D प्रिंट करके वहाँ लगा रहे हैं, है ना, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी लगे या उसके बॉडी शेप को इतना ज़्यादा मैच करे कि ऐसा लगे ही नहीं कि उसने आर्टिफिशियल लेग काम में लिया है ना। और 3D प्रिंटिंग एक्चुअली हम लोग 3D प्रिंटिंग क्यों कर रहे हैं उसको, क्योंकि हर पर्सन का जो बॉडी शेप होता है वो अलग है। कोई फैट होगा, कोई थिन होगा, कोई इंटरमीडिएट होगा। तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हम लोग इस तरीके से काम में ले रहे हैं कि पहले उस पर्सन का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं बॉडी का, जहाँ वो पार्ट हम लोग को फिक्स करना है। फिर उसके बाद में उस बॉडी पार्ट के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसके पार्ट को डिज़ाइन करते हैं कस्टमाइज्ड वे में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग उसको 3D प्रिंट करते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ या वो पार्ट या जो वो आर्टिफिशियल लिम्ब जो है, वो जब उस पर्सन की बॉडी के साथ फिक्स किया जाए तो वो उसको प्रॉपरली मेट करे, यानी उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके जैसा दिखे और ऐसा लगे नहीं कि वहाँ पे हम लोगों ने कोई आर्टिफिशियल जो पार्ट है वो इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेनिफिशियल है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि आज के टाइम के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स, ये तो सारे आउटर्स है, लाइक ईयर है, नोज़ है, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आप लोगों के लंग्स हैं, आप लोगों का हार्ट है, ये सारी चीज़ें भी आर्टिफिशियल वे के अंदर हम लोगों ने 3D प्रिंट की है। और इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि आने वाले टाइम में हम लोग पूरा का पूरा जो हार्ट है वो आर्टिफिशियल वे में हम लोग किसी पर्सन को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, सो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये फ्यूचर चीज़ें हैं जो हम लोग 3D प्रिंटिंग वे में कर रहे हैं। कुछ और अच्छा एग्जांपल जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों से बात की, स्कल देखो, हार्ट, है ना। कुछ और अलग ऐसी चीज़ें जो किसी पर्सन के लिए या किसी एनिमल के लिए या लिविंग बीइंग क्रिएचर के लिए ज़रूरी है, जैसे ये टिथ है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अभी जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली मेजरमेंट्स हम लोग लेते हैं टिथ के, और उसके बाद सिरेमिक वगैरह में वो हम लोग मोल्ड करते हैं, पर वो सारी हैंड क्राफ्टेड होती है। हैंड क्राफ्टेड मतलब हाथ से बनाया हुआ, फिर उसके बाद में उस पर पॉलिशिंग होती है। पर रिसेंटली ये ट्रेंड सेट हो गया है कि एक बार जब आपने उसका डायमेंशन ले लिया, या फिर सपोज़ अगर आपका कोई दांत अगर ख़राब हो गया जिसको हम लोगों ने निकाल दिया, है ना, डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस करने के बाद उसी दांत को हम लोग रख देते हैं एक मशीन के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं 3D स्कैनर।
और वो 3D स्कैनर उस पार्ट को स्कैन करता है और आपको कंप्लीट एक 3D ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। और उस 3D ऑब्जेक्ट को फिर आप वापस प्रिंट कर देते हो हल्की फुल्की एडिटिंग के साथ में, जहाँ जहाँ वो मान लो हल्का फुल्का ख़राब हो गया वहाँ पे आपने उसको ठीक किया और उसके बाद सीधा उसको डायरेक्टली 3D प्रिंट करके काम में ले लिया, है ना। तो इस तरीके से भी वो काम में आ सकता है। ठीक है। आर्किटेक्चरल जो है, जो हम लोगों ने बात की पहले कि बड़े बड़े अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में हम लोग उसको काम में ले रहे हैं। फुल स्केल भी बन रहा है। अगर हम लोगों को ये लगता है कि मान लो कोई एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, अब वो स्ट्रक्चर बनने के बाद कैसा लगेगा वो अगर हम लोगों को बनने से पहले ही चेक करना है कि कहाँ हम लोगों को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, कोई चीज़ कहीं पर अननेसेसरी तो नहीं बनी है, एरिया कितना हम लोगों को मिल सकता है, हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ों को हम लोग फिक्स कर सकते हैं अच्छे वे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें 3D डिज़ाइन के ऊपर सक्सेसफुल हुई है। मतलब आप लोग उस चीज़ को पहले 3D डिज़ाइन करोगे, अब उसके बाद अगर आपको उसका फिज़िकल अपीयरेंस लेना है, जैसे नॉर्मली होता है कि कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका एक स्केल मॉडल बनाते हैं और उस स्केल मॉडल को पहले कहीं पे दिखाना पड़ता है पास करवाने के लिए कि हम लोग का जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आजकल हम लोग 3D प्रिंट करने लग गए हैं कि ये जो पूरा एक बड़ा जो 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 स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया वो इस तरीके से दिखेगा फिज़िकली बनने के बाद। और फिर वो जाता है अप्रूवल के लिए कि हाँ सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दें, मतलब जो प्लानिंग की चीज़ें हैं बिफ़ोर मैन्युफैक्चरिंग या बिफ़ोर प्रोडक्शन, तो वो सारी चीज़ें हम लोग 3D प्रिंट वाले वे में सॉल्व कर सकते हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए भी। ठीक है। कुछ फूड इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप लोग देखो जो ऊपर पिज़्ज़ा जो है ये भी एक 3D प्रिंटेड वे में किया हुआ है। उसके बाद में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेसिकली डार्क चॉकलेट्स हैं जो इस नोज़ल से पास हुई है और फिर हम लोगों ने उसको क्योर कर दिया एक बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर के अंदर। तो अलग अलग तरीके के शेप और स्ट्रक्चर में हम लोग को चीज़ें मिलना शुरू हो गई है जो प्रेजेंटेबल वे में है, लोग उसको लेना प्रेफर करते हैं और डेफिनेटली ईटेबल है यानी खाने लायक है। ठीक है। फैशन इंडस्ट्रीज़ में भी आप लोग देख लो, जैसे इस पर्सन के लाइक नेक के अंदर एक बहुत अलग तरीके का नेकलेस है ना। कुछ जो आपकी ये बैंगल्स जो हैं ये भी 3D प्रिंटेड हैं अलग अलग तरीके के। तो फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी 3D प्रिंटर का एक बहुत अच्छा रोल है। फुटवेयर जो हैं फर्स्ट टाइम अगर बन रहे हैं तो हम लोग उनको भी डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि वो प्रॉपर शेप और साइज़ में बने या नहीं बने, उसकी एर्गोनॉमिक्स कैसी है, बनने के बाद कैसा दिखेगा, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर काम ले सकते हैं। कुछ ऐसे अच्छे मटेरियल्स भी प्रोड्यूस हो गए हैं आज के टाइम में कि अगर हम लोग उसको 3D प्रिंट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उनको यूज़ ले सकते हैं। मतलब दे आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर लाइक क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ विजिबलनेस के लिए नहीं है बल्कि वो डायरेक्टली यूजेबल भी हैं। जैसे ABS है आप लोगों का, अगर हम लोग पॉलीमर्स के अंदर जाएँ तो नायलॉन 66 है जो बेसिकली फैब्रिक्स बनाने में भी काम आता है। तो नायलॉन 66 जो है वो भी प्रिंटेबल है। तो अगर हम लोग किसी फुटवेयर को अगर नायलॉन 66 में प्रिंट करते हैं तो वो डायरेक्टली रेडी फॉर यूज़ होता है ना। हम लोग यानी उसको सीधा का सीधा काम में ले सकते हैं बनाने के बाद। तो कुछ ऐसी चीज़ें और हैं जो बहुत कस्टमाइज्ड वे में है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको एक पर्टिकुलर तरीके की डिज़ाइन बनाने के बाद में वो चीज़ बना के चाहिए बट सिंगल पीस, पर बाकी लोगों को उसका कोई काम नहीं है। तो हम लोग ऐसी चीज़ों के अंदर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं। पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर पर्सन को बना के देना, डेफिनेटली उसकी कॉस्टिंग हाई होती है बट उससे पर्पस सॉल्व हो जाता है। ठीक है। देन हाउ टू यूज़ द 3D प्रिंटर या हाउ टू 3D प्रिंट। सो बेसिकली 3D प्रिंट करने के लिए हम लोग को शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है, आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे। सो अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को 3D प्रिंट करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को उसको डिज़ाइन करना है एक प्रॉपर वे के अंदर। और डिज़ाइन करने के बाद में एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे स्लाइसर भी है। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं, आपके 3D मॉडल जो 3D डायमेंशंस में बने हुए हैं इनको ये कन्वर्ट करते हैं स्टीलटोग्राफी के अंदर यानी STL फॉर्मेट के अंदर। ये बेसिकली एक फॉर्मेट है STL। और जब आप उस 3D मॉडल को STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में अगर हम लोग को उसको प्रिंट करना है देन वी हैव टू कन्वर्ट इट अगेन इन G कोड, है ना। G कोड बेसिकली एक मशीन लैंग्वेज होती है
मशीन जिसको समझ के उस चीज़ को प्रिंट करेगा। बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। जैसे अगर कोई एक्स वाई जेड में अगर किसी पार्ट को प्रिंट करना है तो उसको वो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, भाई आपको एक्स के इस कोऑर्डिनेट से शुरू होना है, फिर उसके बाद वाई के अंदर इतने कोऑर्डिनेट तक जाना है, उसके बाद वापस आप टर्न होकर एक्स के इतने कोऑर्डिनेट तक आओगे, और इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करते हुए प्रिंट करना है। फिर उसके बाद जब एक लेयर कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग जेड कोऑर्डिनेट देते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोगों को लेयर हाइट चाहिए 0.05, तो वो 0.05 ऊपर आएगा और उसके बाद वापस उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रिंटिंग शुरू करेगा अकॉर्डिंग टू द शेप। तो STL फाइल से G कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं उनको हम लोग बेसिकली 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, जो किसी भी STL फाइल को या किसी भी 3D फाइल को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं G कोड। और उसमें कन्वर्ट करने के बाद जब आप वो G कोड उस पर्टिकुलर 3D प्रिंटर को देते हो प्रिंट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली उस पूरी चीज़ को प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं लेटर ऑन हम लोग इस प्रेजेंटेशन के बाद उसको देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो तरीका जो आपने अभी डिस्कस किया, यूज़ द CAD सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ 3D मॉडल और ऑब्जेक्ट, सेव एंड इंसर्ट द डिज़ाइन इनटू अ 3D प्रिंटर यूजिंग मेमोरी कार्ड। मतलब आपने एक बार जब उसको अपने 3D डिज़ाइन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने वहाँ से G कोड जनरेट किए। डिपेंडिंग ऑन हार्डवेयर, अगर उसमें ये फैसिलिटी है कि आप उसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके प्रिंट कर सकते हो, तो आपने वो G कोड अपने मेमोरी कार्ड में डाला और उसको वहाँ पे प्रिंट पे लगा दिया। ठीक है, सो बेसिकली 3D प्रिंटिंग इज़ अगेन अ प्रोसेस जो इमेजिनेशन से लगा के इम्प्लीमेंटेशन तक का फेज़ है उसको कम्प्लीटली मेट करता है। मतलब आपके माइंड में कोई एक चीज़ थी जिसको आपने अपने 3D सॉफ्टवेयर पे बनाया, और बनाने के बाद हैंड टू हैंड अगर आपके पास में 3D प्रिंटर है तो आपने उसको बना के भी देख लिया। तो आपका एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया बिफोर प्रोडक्शन, कि हम लोगों की चीज़ जो है वो किस तरीके से दिखेगी, किस तरीके से बनेगी, डेटा डायमेंशन दिए, फिजिकली रेशो में या फुल स्केल। अगर वो छोटा है तो आप फुल स्केल भी कर सकते हो, अगर वो बहुत बड़ा है तो आप उसको एक रेशो में कॉम्पैक्ट वे में प्रिंट करके भी उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है 3D प्रिंटिंग के? मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शंस हैं बहुत अच्छे वाले, मतलब आप किसी भी चीज़ को सिंगल क्वांटिटी में भी प्रिंट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड, मतलब अगर आप मल्टीपल वे में अगर एक साथ बहुत सारे 3D प्रिंटर अगर आप लोगों ने सेट कर दिए किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को बनाने में, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को भी वो बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप लोग SLS को काम में ले लो, स्टीलटोग्राफी को काम में ले लो, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड वैसे हाई हो जाएगी। फिर होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के बाद बिफोर प्रोडक्शन एक बहुत कॉम्पैक्ट वे में बना के देख लेना, ताकि आप लोग उसके सारे पैरामीटर्स चेक कर सको बहुत कम कॉस्ट के अंदर, मतलब इनिशियल कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए। फिर होता है मेडिकल फील्ड के अंदर, जैसा हम लोगों ने अभी देखा। और उसके बाद बिल्ड योर इमेजिनेशन, इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में पहले कभी नहीं बनी है, आपके माइंड में है, बट आपको उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग उस चीज़ को सोच सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो फिज़िकल ऑब्जेक्ट में भी। डिसएडवांटेज साइज़ का, क्योंकि 3D प्रिंटर्स जो है वो बेसिकली थोड़ी कॉस्टली टाइप की मशीन्स हैं, तो साइज़ जो है वो मैटर करता है। अगर आपको बड़ी साइज़ में प्रिंट करना है तो डेफिनेटली आपको लोगों को बड़ी मशीन चाहिए होगी, जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ है। ठीक है, फ्यूअर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, मतलब क्योंकि ये बनाने में या क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लिमिटेड मटेरियल्स, मतलब इसके जो मटेरियल्स हैं, जो प्रिंटेबल मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली दे आर लिमिटेड मतलब बहुत कम है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। आपके पास में PLA अवेलेबल है, आपके पास में ABS अवेलेबल है, आपके पास में नायलॉन 66 है, आपके पास में कार्बन फाइबर भी है आज के टाइम में। तो ये अभी भी थोड़ा लिमिटेड है। अगर हम लोग मेटल्स के अंदर जाएँ, जैसे आयरन होता है, ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होता है, तो ये इतना ज़्यादा अभी एक्सपांडेड वे में नहीं है ना। तो मोस्टली आप लोगों को कुछ अलॉय मटेरियल्स मिल जाएंगे जो मोल्ड होते हैं डायरेक्टली एज अ मेटल प्रिंटिंग, पर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है ना। और उसके बाद है डेंजरस आइटम। डेंजरस आइटम का मतलब ये है कि डेफिनेटली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होने के बाद में मोल्ड होते हैं, तो ये एक तरीके से डेंजरस चीज़ है। अगर आप लोग सही तरीके से ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर मेटल के लिए अगर टेम्परेचर सेट नहीं किया सही तरीके से, तो ये जो छोटा सा जो नोज़ल है ये ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया आप उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से किसी पर्टिकुलर मटेरियल के, तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर वो एक तरीके से बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद में वहाँ पर उस चैम्बर के अंदर एक तरीके से स्टीम क्रिएट होगी, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं साइज़ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं होती है, तो दे कैन ब्लास्ट।
आप लोगों को मटेरियल को ध्यान में रखते हुए उसको टेम्परेचर रेंज वगैरह देनी है ताकि वो उसको इजीली प्रिंट कर पाए। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी वीडियो जो एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं या वेरियस फील्ड में ये किस तरीके से काम आ रहा है 3D प्रिंटर या 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। फिर हम लोग टच करेंगे क्यूरा मॉडल को कि आप लोग कैसे स्लाइसिंग कर सकते हो किसी भी एक 3D ऑब्जेक्ट की। इज इट विजिबल? ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. आई थिंक आज साउंड भी आप लोगों को सुनाई देगा। 3D properly। printing is used across many industries, from engineering to manufacturing, dental, Yes, sir. healthcare, jewelry, and more. The technology offers a wide range of applications, from visual and functional prototypes to end-use parts. There are many 3D printing solutions on the market. Each one has its own benefits and limitations that make it more suitable for certain applications than others. To help you identify the solution that best matches your requirements, we'll be comparing functional and visual characteristics of three of the most common 3D printing technologies for plastics: FDM, SLA, and SLS. Choosing the technology and material with the right functional properties is crucial to make sure that your parts will work as designed. Starting with build dimensions. Most common FDM printers offer around 200mm cube-sized build volume, with large format options going as big as 300 by 300 by 600mm size. Like with FDM, professional desktop SLA printers can come in standard or large format models, with most standard sizes being around 200mm cube size, and large format models offering a 5 to 10 times bigger build volume. The build volume of benchtop SLS printers is comparable to standard FDM and SLA printers. The next thing to consider when it comes to functional properties is tolerances. If your parts require tighter tolerances and higher accuracy, SLA and SLS are your best options. Both technologies use highly precise lasers to form each layer with reliable and repeatable results. Moving on to material properties, FDM and SLA both offer a wide range of materials with properties comparable to common injection molded plastics. Material selection for SLS is more limited, but this technology is the best choice for durable end-use parts. SLS nylon parts also have great heat and chemical resistance. FDM 3D printers use thermoplastic filaments, such as ABS, PLA, and various blends. SLA printers create plastic parts from a variety of thermoset resins, each formulated to match the characteristics of common plastics. SLA 3D printers offer the most flexibility, literally, with both flexible and soft silicone-like materials. SLA also offers the material with the highest heat deflection temperature of 238 degrees Celsius. SLA printers provide the widest selection of biocompatible materials for dental and medical applications as well. The most common material for SLS 3D printers is nylon, a highly capable engineering thermoplastic. Desktop plastic 3D printers can also be used to create metal parts by casting 3D printed patterns. SLA is the go-to technology for 3D printed castable patterns for jewelry, dentistry, and engineering applications, while FDM also offers some more experimental options. In case you have specific requirements in terms of strength, stiffness, elongation, durability, or other properties, we recommend looking at technical data sheets. For applications like concept, artistic, or sales models, and looks like prototypes,
you should select a technology based on appearance and visual characteristics. In FDM 3D printing, coarse layers are extruded by a nozzle, which lacks the control and ability to achieve the level of details that the other two technologies can offer. That's why FDM prints tend to have clearly visible layers. Thanks to the highly precise lasers, SLA and SLS are the gold standard for producing high-quality parts and models with intricate details and fine features. In SLA, the laser controls the light with high precision, and each layer takes a parabolic cylinder shape that aligns better with the previous layer. This creates a smoother surface finish right out of the printer with reduced staircase effects, especially for overhanging and upright geometries. SLA is the gold standard for producing high-quality parts and models with intricate details and fine features. SLS printers also use lasers to achieve highly detailed printed parts, but because lasers work by sintering a powdered material, parts come out of the printer with a slightly rough, grainy surface. "3D printed parts can also be sanded, polished, primed, and painted to achieve the desired finish. Post-processing SLS parts is the easiest because there are no printed supports to remove from the printed parts. SLA parts require some sanding to remove support marks when printed on supports, while FDM parts need substantially more sanding and polishing before priming and painting for a high-quality finish. FDM materials are available in a wide variety of colors, while some SLA resins can be mixed with color pigments to match almost any custom color. Lastly, SLA has the unique capability to create transparent or even optically clear parts. SLS parts can be dyed to achieve different colors. FDM, SLA, and SLS 3D printing offer many materials and options to best match the functional and visual requirements of your application. In many cases, it can easily happen that two or even all three of the technologies are a good fit, in which case it's your call to prioritize your requirements and weigh other considerations like speed, cost, workflow, or ease of use. सो क्लियर इसके एडवांटेजेस कहाँ कहाँ किस तरीके से काम आता है, ये कितना ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा कॉस्टली है ना, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो में थी। बट इसकी जो यूज़ ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में है। आज के टाइम में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड के अंदर काम आ रही है, बहुत सक्सेसफुली काम आ रही है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली एक रोल केज है, बेसिकली एक F1 कार का। आप लोगों ने अगर सुना हो तो SEA बाजा नाम के कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हम लोग को एक व्हीकल बनाना पड़ता है ना, सिंगल मैन सीटर, जो अलग अलग टेरियन के अंदर काम आता है और उससे आप लोगों को अलग अलग रोड कंडीशंस के ऊपर उसको चला के दिखाना पड़ता है। ये बेसिकली एक तरीके का वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन होता है इसका ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन होता है। तो हम लोगों ने पास टाइम में कुछ ऐसे कुछ व्हीकल्स डेवलप किए थे फॉर SLBS इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT जोधपुर है, इवन इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ कॉलेजेस थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ऐसे व्हीकल्स वगैरह बनाने में उनकी हेल्प की थी। सो दैट टाइम वी डिज़ाइन दिस स्केलेटन। ये डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे बना था, क्योंकि वन मैन सीटर का मतलब आप लोग सोचो कि इसकी लेंथ विड्थ हाइट क्या होगी, है ना। एक आदमी प्रॉपरली बैठ सकता है। पीछे वाला जो ये वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर इसकी प्रॉपर मशीन्स या इंजन्स वगैरह सेटअप होती है ना। यहाँ पर आपके व्हील्स लगेंगे, सस्पेंशंस वगैरह सब कुछ। तो बेसिकली मेन कंपटीशन होता है इस रोल केज का। बाकी सारी चीज़ें तो आप मार्केट से ले सकते हो, पर ये जो एक मेन चीज़ है ये आप लोगों को खुद बनानी पड़ती है, जिसको हम लोग रोल केज या चेसिस बोलते हैं, है ना। तो ये बनाने के बाद में अगर हम लोग डिज़ाइन करने के बाद हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में डाल दें, यानी बनाना शुरू कर दें, सो डेफिनेट सी बात है कि जब ये बनेगा, बनने के बाद जब इसमें असेंबली होगी तो हो सकता है कि सारी असेंबली प्रॉपर फिट नहीं हो, कहीं पर कुछ असेंबलीज़ के लिए अलग से प्रोविज़न देना पड़े, या फिर जो प्रोविज़न हम लोगों ने दिया है हो सकता है वो काम ना आए। चलने के बाद जब ये रन करेगा व्हीकल, तो इसमें जब ग्राउंड इम्पैक्ट आएंगे अलग अलग तरीके के, मान लो साइड से क्रश हो गया,
या सामने से इम्पैक्ट आ गया तो ये कहाँ फेलियर होगा, रोल केज टूटेगा या नहीं टूटेगा, कहीं बेंडिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस लेवल या कितना हद तक होगी। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग बनाने के बाद चेक करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोग की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, है ना। हम लोगों का एफर्ट ख़राब होगा, हम लोगों के इंजन मशीन्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं उनको हार्म हो सकता है, और उससे सबसे बड़ी चीज़ है जो पर्सन इसको रन करेगा उसको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए, इनको हटाने के लिए द बेस्ट वे इज़ प्रोटोटाइपिंग, जो हम लोग करते हैं 3D प्रिंटिंग पे, है ना, यानी 3D प्रिंटर्स पे। तो इस मॉडल को हम लोगों ने 3D डिज़ाइन करने के बाद में बहुत छोटे लेवल पे एक बार 3D प्रिंट कर लिया, ताकि हम लोगों को इसकी स्पेसिंग, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड की है वो सारी प्रॉपर है या नहीं है, हर एक पार्ट का प्रॉपरली मेटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ कितना लोड आएगा, है ना। रेशो में बनाने के बाद में हम लोगों ने अगर इसको हिट करके देखा किसी पर्टिकुलर जगह पे, लाइक अगर मुझे सामने से अगर इसको हिट या इम्पैक्ट देना है तो मैंने वर्टिकली इसको पकड़ के एक पर्टिकुलर हाइट से जब इसको ड्रॉप किया, तो उस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये मान लो 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे अगर रन कर रही है और सामने से एकदम से अगर इसको कहीं जाके हिट करता है तो कहाँ कितना फेलियर आएगा। ये सारी टेस्टिंग हम लोग करते हैं बिफोर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, है ना। सो राइट नाउ हम लोग इसी चीज़ पे शुरू करते हैं कि किस तरीके से होगा। हम लोग के पास में एक सॉफ्टवेयर है Cura नाम का, उसको हम लोग ओपन करेंगे। आपका 3D मॉडल सपोज़ रेडी है, रेडी होने के बाद में अगर आपने उसको STL फाइल में कन्वर्ट कर लिया ना, STL फाइल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपके 3D सॉफ्टवेयर में होता है। तो जब आप उसको वहाँ पे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद में आप लोग देखो इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को लेयर हाइट दे रखी है, शेल थिकनेस आ गई, है ना। रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो कॉइल फॉर्मेट में मटेरियल आ रहा है वो कितना फास्ट आना चाहिए प्रिंटिंग के लिए, और जहाँ प्रिंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ का क्या है, ट्रैवल टाइम भी होता है। सपोज़ मैंने इस पूरे बेड के ऊपर यहाँ कहीं प्रिंटिंग की है, अगला मेरा जो ऑब्जेक्ट प्रिंट होना है वो इससे करीब 10 mm पीछे वाई डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ से वहाँ जाने तक अगर वो मटेरियल निकालता हुआ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ। तो उसको हम लोगों को कहाँ रोकना है, मतलब उस मटेरियल के रिट्रैक्शन को यानी बाहर आने को कहाँ रोकना है और वापस कहाँ शुरू करना है, ये रेट डिफ़ाइन करते हैं हम लोग इससे। उसके बाद में ये फिल का मतलब होता है कि उसको कितना हम लोगों को फिल करना है या कितना अंदर से होलो रखना है ना। फिल डेंसिटी कितनी रखनी है, प्रिंट स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब जो नोज़ल जो रन करेगा इस बेड के ऊपर वो कितना जल्दी जल्दी या कितना स्लो रन करे, है ना। प्रिंटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पे मटेरियल मेल्ट होके आएगा। बेड टेम्परेचर का मतलब होता है कि जिस बेड के ऊपर ये प्रिंट होने वाला है उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए। ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल जो है वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। फिर उसके बाद सपोर्ट का मतलब वही चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ओवरहैंग मटेरियल है, यानी नीचे का साइज़ छोटा है और ऊपर का साइज़ अगर बड़ा है, तो उस साइज़ को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को उसको सपोर्ट्स भी तो देने पड़ेंगे पिलर वे में। तो वो किस तरीके से देना है, उसकी इनफिल डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, है ना। प्लेटफॉर्म एडिशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले अगर हम लोग उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे एकदम बेस बॉटम के ऊपर, तो वो वहाँ से निकलने के चांसेस रहते हैं वाइल प्रिंटिंग, क्योंकि मशीन जब चलेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशंस आएंगे, तो उस वाइब्रेशन की वजह से वो वहाँ से निकल ना जाए, उसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म एडिशन देते हैं। फिर उसके बाद फिलामेंट जो हम लोग काम ले रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, उसका डायामीटर क्या है, क्योंकि ये भी अलग अलग डायामीटर में मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप लोगों को देना पड़ेगा। इस डायामीटर के अकॉर्डिंग फिर ये सारी चीज़ें भी अलग अलग चेंज होती है ना। फ्लो रेट क्या रखना है, यानी मटेरियल जो मेल्ट होके बाहर आ रहा है वो किस रेट के साथ बाहर आना चाहिए, रैपिडली आना चाहिए, कम आना चाहिए या नॉर्मल आना चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ से डिफ़ाइन करते हो। बट ये सारी चीज़ें आप लोग तब चेंज कर पाओगे जब यहाँ पे हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का मतलब होता है यहाँ पे लेके आना, है ना। तो अभी एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, वही सेम ऑब्जेक्ट जो आप लोग अभी यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन के पीछे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए लोड में गए, वहाँ से हम लोगों ने इसको एक फ़ाइल पाथ दिया कि ये कहाँ पर है, 3D प्रिंटर एप्लीकेशन रोल केज, और मैंने इसको बोल दिया ओपन। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे ये आपके उस क्यूरा सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो रोल के जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, अभी भी इसकी जो साइज़ है ना
वो काफ़ी बड़ी है। बड़ी क्यों है? क्योंकि हम लोग के पास में जो प्रिंटर अवेलेबल है उसकी बेड साइज़ मैटर करती है ना। आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा जब उन्होंने डायमेंशंस की बात की, तो एक जगह लिखा हुआ 200 क्रॉस 200 क्रॉस 200 या फिर 300 क्रॉस 300 क्रॉस 300। तो ये बेसिकली इसका बिल्ड वॉल्यूम है। बिल्ड वॉल्यूम मतलब उस प्रिंटर के अंदर मैक्सिमम इतनी लेंथ, विड्थ और हाइट की चीज़ को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं या बना सकते हैं, है ना। तो बेसिकली अपने पास में जो ये प्रिंटर डायमेंशन अवेलेबल है ये है 220 क्रॉस 220 क्रॉस 220, मतलब 220 mm क्रॉस 220 mm क्रॉस 220 mm XYZ के अंदर इसमें बन सकता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो उससे काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को यहाँ इंसर्ट करने के बाद में इसकी डायमेंशन को आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से? ये जो नीचे 3 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आप लोग जब इस पर कर्सर ले जाओगे, एक जगह लिखा हुआ है रोटेट, मतलब ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायमेंशन के अंदर रोटेट करना। स्केल करना, स्केल करने का मतलब होता है इसको बड़ा या छोटा करना। और ये है मिरर। मिरर का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है। हो सकता है कि आपने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो आप लोगों ने राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग बना दिया, बट आपको उसका लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है, यानी जस्ट अपोजिट। तो आप लोग उसको यहाँ से मिरर भी कर सकते हो, है ना। तो नॉर्मली आप मुझे अगर इसकी साइज़ कम करनी है तो मैं स्केल वाले पे क्लिक करके राइट नाउ अगर आप लोग देखो तो ये आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली साइज़ में कितना बड़ा है। मतलब 220 क्रॉस 220 क्रॉस 220 बेड के हिसाब से भी ये अभी जो यहाँ इंपोर्ट हुआ है वो 0.25 की साइज़ में है ना। तो बेड के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसको एडजस्ट करना है तो मैं मान लो इसको ले लेता हूँ 0.1। तो जैसे ही मैंने इसको 0.1 साइज़ में लिया, ये यहाँ पे पीछे बेड के ऊपर आ गया, है ना। अब ये बेड के साइज़ के अंदर आ गया, बट राइट नाउ अभी भी इसका जो कलर है वो ग्रेइश है ना। ग्रेइश कलर का मतलब ये है कि अभी भी ये छोटा तो हो गया है, पर अभी भी ये इसकी बेड साइज़ यानी जो प्रिंटिंग एरिया है ये उससे कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। इस वजह से ये इसको प्रिंट नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग इसके लेआउट सेट कर सकते हो रोटेट करके। जैसे सपोज़ ये अभी अपनी राइट हैंड साइड के अंदर है, तो मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ एग्जैक्ट 90 डिग्री, है ना। तो ये अब अपनी डायमेंशन के ऊपर खड़ा हो गया प्रॉपर, यानी जो बेस में आना चाहिए वो बेस में आ गया, जो टॉप में आना चाहिए वो टॉप में आ गया, है ना। बट स्टिल ये अभी भी ग्रेइश है। इसका मतलब ये अभी भी इसके प्रिंटिंग एरिया से कहीं बाहर जा रहा है। तो या तो मैं इसकी स्केल को और छोटा करूँ, या फिर अगर मुझे ये इसी स्केल में रिक्वायर्ड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं। सपोज़ पहले मैंने इसको क्या किया था, वाई डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया। अब अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन के अंदर रोटेट करूँ, अप्रोक्स मान लो 45, तो देखो ये मेरा अब येलोइश कलर में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो प्रिंटिंग है ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, क्योंकि जो हम लोगों के पास बेड साइज़ था वो उस बेड साइज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपरली आ गया है। ठीक है, आप लोग इसको स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल डाउन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बेड साइज़। ठीक है, एक बार ये होने के बाद अब हम लोग इस पैरामीटर पे आते हैं। इन पैरामीटर्स का मतलब क्या है? सबसे पहला है लेयर हाइट। लेयर हाइट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने बात की 3D प्रिंटर हमेशा लेयर्स के अंदर काम करता है ना। तो वो लेयर जो है वो आपको कितनी चाहिए, मतलब अगर मैंने यहाँ 0.2 की अगर वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब ये होता है कि पहली लेयर क्रिएट करने के बाद जो सेकेंड लेयर क्रिएट होगी वो 0.2 mm ऊपर आके क्रिएट होगी। ठीक है, और हर स्लाइड जो है या हर स्लाइस जो है वो हर 0.2 mm के बाद बनना शुरू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच का जो गैप है वो 0.2 mm का है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर 0.2 mm का गैप है तो वहाँ पे जो सरफेस फिनिश है वो हम लोगों को बहुत कम मिलने वाली है, मतलब रफ़ सरफेस फिनिश आएगी। पर अगर मैं इस 0.2 mm को अगर 0.15 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो लेयर हाइट है वो अब 0.15 की है ना। बट उससे फ़र्क क्या पड़ेगा लेयर हाइट को कम ज़्यादा करने का? इससे दो फ़र्क पड़ेंगे। नंबर 1, जैसे ही आप इसके लेयर हाइट कम करोगे आपको सरफेस जो है वो स्मूथ मिलेगी, है ना, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छे से होगी, बहुत कम बहुत छोटे छोटे गैप के अंदर। पर उससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि फिर आपका जो प्रिंटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखो जो ये एक प्रोग्रेस आ रही है, ये प्रोग्रेस जैसे ही कंप्लीट होगी आप लोगों को इस पूरे मॉडल का प्रिंटिंग टाइम पता चल जाएगा। और प्रिंटिंग टाइम जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है लेयर हाइट पे, वो डिपेंड करेगा इसकी शेल थिकनेस के ऊपर, आप उसको इनफिल कितना दे रहे हो, मतलब फिल डेंसिटी कितनी देने वाले हो, उसकी प्रिंटिंग स्पीड कितनी है, सपोर्ट आप लोग कहाँ कहाँ कितने देने वाले हो, किस डेंसिटी के अंदर देने वाले हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी प्रिंटिंग टाइम क्या आएगा। पर अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस चाहिए तो डेफिनेटली हम लोगों को लेयर हाइट जो है वो कम से कम रखनी चाहिए। जितनी कम लेयर हाइट रखोगे उतना स्मूथ आपको पार्ट मिलेगा, बट डिसएडवांटेज ये है कि उतना ही ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आ गया लेयर हाइट।
उसके बाद में ये जो शेल थिकनेस है, इसका मतलब ये है सपोज़ आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में आपको ये लगता है कि मुझे इसका आउटर है ना, इसका आउटर जो है वो कितना मोटा चाहिए कि मुझे प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाए। सपोज़ आप लोगों ने अगर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है जो सॉलिड होता है, क्यूब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस क्यूबॉइड को अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको उसकी आउटर लेयर जो बॉटम है, टॉप है और चारों साइड की है, उसकी थिकनेस आप लोगों को कितनी रखनी है वो आप डिपेंड करोगे या डिसाइड करोगे यहाँ से। तो जैसे 1.2 का मतलब ये होता है कि उसकी जो वॉल थिकनेस आप लोगों को मिलेगी आउटर साइड की वो मिलेगी 1.2 mm, है ना। ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू दिस आप लोगों का प्रिंटिंग टाइम और मटेरियल कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रिट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है, सपोज़ अगर इसने प्रिंट किया है यहाँ पर, तो यहाँ से प्रिंट करने के बाद अगर ये अगला प्रिंट यहाँ शुरू करता है तो यहाँ से इस एंड तक जाने में मटेरियल जो है वो बाहर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा मटेरियल काउंट होगा जो बाद में बाकी दूसरे मेंबर को प्रिंट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये अलेबल रिट्रैक्शन हमेशा हम लोग को ऑन रखना है और इसकी भी वैल्यूज़ होती है जो डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से रखनी है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉप और बॉटम। इसका मतलब ये जैसे हम लोगों ने साइड वॉल थिकनेस डिसाइड की, उसी तरीके से सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाली जो वॉल थिकनेस आएगी वो आप लोगों को कितनी रखनी है वो यहाँ से आप डिसाइड करते हो। क्लियर। फिल डेंसिटी, फिल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर कोई क्यूबॉइड आप लोगों ने बनाया तो उसको प्रिंट करने के लिए या प्रिंट करते टाइम अगर आपको सिर्फ उसके आउटर डायमेंशन चेक करनी है तो हम लोग उसको इनफिल जो है वो कम से कम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ आउटर ही तो चेक करना है कि वो प्रॉपर डायमेंशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग उसको कम से कम रखोगे तो अंदर से वो उसको होलो बनाएगा, मतलब खाली बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिंटिंग में टाइम कम लगेगा। अगर वो सॉलिड नहीं होगा, होलो होगा, तो आप लोगों को उतना ही कम मटेरियल उसको बनाने में ख़राब करना पड़ेगा, है ना, और उसकी कॉस्टिंग भी उतनी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आप लोगों का स्ट्रक्चर कैसा है, आप लोगों को किस तरीके से उसको चेक करना है। अगर पूरा होलो बनाना है तो आप लोग इसको जितना कम रखोगे वो उतना होलो बनेगा, और जितनी इनफिल डेंसिटी आप उसकी ज़्यादा रखोगे उतना ही ज़्यादा वो सॉलिड बनेगा, है ना। फिर आता है प्रिंट स्पीड। प्रिंट स्पीड का मतलब ये होता है कि आप लोग जितनी ज़्यादा स्पीड इसको देने वाले हो उतना ही जल्दी वो प्रिंट करेगा, मतलब उसका जो नोज़ल है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा। तो ये प्रिंट स्पीड जितनी ज़्यादा रखोगे मॉडल की डायमेंशन उतनी ज़्यादा ख़राब आएगी, क्योंकि अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है और अगर आप लोगों ने प्रिंट स्पीड को कम दे दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल को एक एंड से दूसरे एंड में जाने में टाइम लगा, पर आपका टेम्परेचर अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोरस हो जाएगा। पोरस का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाएगा। वो जब वहाँ से बाहर आएगा नोज़ल से तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टीम होल भी जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अंदर से होल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखने पड़ते हैं 3D प्रिंटिंग के अंदर, की पार्ट की साइज़ क्या है, साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे क्या टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसकी प्रिंटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर एक एंड से दूसरे एंड पे जाते जाते वो कम भी ना हो जाए, मटेरियल इजीली वहाँ से मेल्ट होकर निकलता रहे। तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आएंगी। फिर उसके बाद होता है प्रिंटिंग टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है काफ़ी हद तक मटेरियल टाइप के ऊपर और मटेरियल के साइज़ के ऊपर। अगर आपकी मटेरियल की साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइम के अंदर जो मटेरियल प्रिंट होकर बाहर आने वाला है यानी मेल्ट होकर बाहर आने वाला है वो कॉन्स्टेंटली ईजी वे में आता रहे। अगर आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो ईजी वे में आएगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट की साइज़ काफ़ी कम है और अगर आप लोगों ने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई दे दिया, इसका मतलब सेम टाइम में मटेरियल जो है वो जल्दी मेल्ट हो रहा है और बाहर आने के साथ साथ क्या होगा, वो इतना मेल्ट हो जाएगा या उसके साथ फ्यूम्स बनना जनरेट हो जाएंगे, उसकी वजह से वो वापस पोरस हो सकता है ना। तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा मटेरियल के टाइप के ऊपर, ABS है कि PLA है या नाइलॉन है, और साथ साथ डिपेंड करेगा उसकी ट्रैवल स्पीड एज वेल एज उसके साइज़ के ऊपर कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है ना। बेड टेम्परेचर का प्योरली मीनिंग ये होता है कि जिस बेड के ऊपर आप इसको प्रिंट कर रहे हो, मतलब जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट इस बेड के ऊपर है तो इस बेड को हम लोगों को कितना टेम्परेचर देना है कि प्रिंटिंग होते हुए ये वहाँ से ठंडा होकर अपने आप ना निकल जाए। अगर आप लोग प्रिंटिंग टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रिंट करके सपोज़ अगर ये इस लेयर हाइट तक आया और नीचे वाला अगर पूरा ठंडा हो गया है बेस, तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद में वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर आप ऊपर तक प्रिंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इनिशियल जो ABS के लिए या PLA के लिए जो बेड टेम्परेचर हम लोग लेके चलते हैं अलग अलग होता है। PLA के लिए नॉर्मली हम लोग 60 डिग्री तक लेके चलते हैं, और अगर उसकी जगह अगर आप ABS या PLA काम में नाइलॉन काम में लेते हो तो वो आप लोगों को 100+ रखना पड़ता है।
यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो आप सोचो कि ये कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करता है ना। और ये 220 का सीधा सा मतलब है कि 220 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है सपोर्ट टाइप। सपोर्ट टाइप का मतलब ये होता है कि जब ये पार्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के मेंबर हैं। कुछ इसमें डायगोनल बने हुए हैं, कुछ प्योरली हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ प्योरली वर्टिकल हैं। जैसे ये वाला वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये डायगोनल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये सारे जो पार्ट बन रहे हैं इनको हवा में बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि इससे इस टेम्परेचर मतलब इस लेयर तक या फिर इस पाइप से इस पाइप तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये सीधा यहाँ पे इसको क्रिएट तो कर नहीं सकता हवा के अंदर। तो इसका मतलब इस पाइप से इस पाइप तक हम लोगों को कुछ स्ट्रक्चर खड़े करने पड़ेंगे जो प्रिंटिंग के टाइम में ही खड़े होंगे लेयर बाय लेयर, जो अल्टीमेटली लास्ट में इसको सपोर्ट देंगे ताकि ये यहाँ इजीली प्रिंट हो सके। उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट टाइप, है ना। तो ये सपोर्ट के दो अलग अलग टाइप हैं। एक होता है आप लोगों का लाइन और दूसरा होता है आप लोगों का ग्रिड। लाइन का मतलब होता है कि वो लाइन वाइज बनेगा और ग्रिड का मतलब होता है कि हनीकॉम स्ट्रक्चर, मतलब चेक बॉक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। ये अभी हम लोग आपको विजिबल कराते हैं कि ये किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि अभी जो हम लोगों ने ये पैरामीटर दे रखे हैं सारे, इस अकॉर्डिंग इस छोटे से ऑब्जेक्ट को जो सिर्फ 0.1 साइज़ का है उसको बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 37 आवर्स 47 मिनट्स। सोचो मतलब इसके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना है। ये ऑब्जेक्ट भले ही छोटा है पर इसके अंदर जो ये मेंबर्स हम लोगों ने डाल रखे हैं क्रिस क्रॉस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इनको प्रॉपर सपोर्ट दे के प्रॉपर फिनिशिंग वे में बनाने के लिए इस मशीन को 37 आवर्स का टाइम लगने वाला है। तो ये अगर सिंगल प्रोटोटाइप है तब तो ठीक है, पर अगर ये मल्टीपल होता है या आपको बहुत सारे बनाने पड़ते तो सोचो आप लोगों को कितना टाइम देना पड़ता, है ना। मटेरियल इसमें कितना कंज्यूम हो रहा है? 87.57 मीटर्स, मतलब इतना लंबा तार हम लोगों को चाहिए होगा इसको प्रिंट करने के लिए, जिसका ग्राम या वेटेज कितना है? 261, है ना। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने में टाइम कितना लग रहा है, कितना लंबा वायर लगेगा और कितना वेट आएगा इसका। ये 261 ग्राम जो वेट है वो पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये ओवरऑल प्रिंटिंग मटेरियल का ये वेटेज है कि इसके साथ जो प्रिंटिंग के लिए जो आप सपोर्ट खड़े करोगे उसका वेट भी ये साथ में इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब ये कैसे सपोर्ट खड़े करने वाला है वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। आप जाओगे यहाँ पर व्यू मोड के अंदर, अगर आपको इसके साथ सपोर्ट कैसे लग रहे हैं वो चेक करना है, प्रॉपर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो चेक करना है। ये जो इनफिल आपने दे रखी है 50, क्या वो इसके लिए इनफ है वो अगर आपको चेक करना है तो आपको यहाँ से जाना है इसके लेयर मोड के अंदर। तो जैसे ही आप लेयर मोड के अंदर जाओगे ये इसको लेयर वाइज दिखाना शुरू करेगा, मतलब क्रॉस सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये इसने इसको टॉप से दिखाना शुरू किया है और ये इसका विजुअलाइजेशन का ये परसेंटेज आ रहा है कि जब भी आप इसको लेयर मोड में लेके आओगे तो ये कितने लेयर्स के उसके अंदर बनाएगा और किस तरीके से उसको बनाएगा, सपोर्ट कहाँ कहाँ आएंगे। सो लेट इट फिनिश। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा है लेयर नंबर 1 से लगा के ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को टोटल 974 लेयर्स के अंदर प्रिंट करेगा और उसके बाद ये फिनिश होगा, है ना। तो अगर आपको लेयर बाय लेयर अगर इसकी ग्रोथ या प्रोग्रेस देखनी है तो आप यहाँ से इसको अप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपने सबसे पहला जो मॉडल देखा था जो स्केलेटन वे में था, उसके साथ अगर मुझे इसको प्रॉपर्ली प्रिंट करना है तो देखो कितने सारे इसके साथ सपोर्ट खड़े हो गए हैं जो हर एक जगह पे काम आ रहे हैं। जहाँ जहाँ लगता है कि इस मशीन को कि मुझे सपोर्ट देने पड़ेंगे इसको प्रॉपर्ली प्रिंट करने के लिए, वहाँ वहाँ इसने इसको सपोर्ट वे में डाल दिया है ना। अब अगर मैं इसको देखूं कि ये मेरा बॉटम से किस तरीके से प्रिंट होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये वाला जो दे रखा है इस कर्सर को जैसे जैसे मैं नीचे लेके आऊँगा लेयर वाइज, जैसे 709 पे ये कितना प्रिंट होगा वहाँ कैसा दिखेगा, और उसी तरीके से नंबर 1, ठीक है। देखो नंबर 1 लेयर के ऊपर ये इस तरीके से इसको प्रिंट करेगा, है ना। राइट नाउ हम लोगों ने सपोर्ट टाइप क्या दे रखा है, एवरीवेयर और लाइंस। तो लाइंस के अंदर बेसिकली क्या किया है इसने, ये लाइंस बनाई है ना। अगर मैं इस लाइंस की बजाय इसको मैं बोलता हूँ मुझे ग्रिड फॉर्मेट में देना है और मैं इसको ओके करता हूँ तो देखो ये ग्रिड फॉर्मेट में किस तरीके से देता है, बट ये अगेन इसको वापस रीलोड करेगा एक बार। सो इट विल टेक टाइम क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने मॉडल के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी
और मेनली 3D प्रिंटिंग के अंदर यही चीज़ है जो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज लोगों के पास होती है कि ये चीज़ें किस तरीके से सेट करनी है। अगर आप मटेरियल, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, उसका शेप, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये चीज़ें अरेंज नहीं करोगे तो आपको एक बेटर प्रिंट जो है वो मिलेगा नहीं, है ना। जैसा हम लोगों ने उस स्लाइड में देखा कि प्रिंट होने के बाद में जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से बना है, वाइट कलर का। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अगर ये प्रॉपर चीज़ों को सेट करोगे तो उसके बाद ही आपको मिल पाएगी। ठीक है, ये क्यूरा मॉडल आप लोग भी आपके वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ये ओपन सोर्स मॉडल है। आपको सिंपल अपने गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे टाइप करना है क्यूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर आपका 32 बिट का है तो 32 बिट वाले को आप ले लो, अगर आपका 64 बिट का है तो 64 बिट वाला आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो ये नाम आप लोग लिख लो क्यूरा। अलग अलग वर्जन इसके अवेलेबल है, जैसे मेरे पास में 15.02.1 वर्जन अवेलेबल है। हो सकता है इससे अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को मिल जाए गूगल के ऊपर। तो जो भी मॉडल आप लोगों ने अभी तक बनाए हैं अपने 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको आप सेव एज .stl फाइल फॉर्मेट में सेव करो। उसके बाद जब आप इस सॉफ्टवेयर क्यूरा के अंदर उसको इंपोर्ट करोगे तो वहाँ से फिर आप ये सारे पैरामीटर चेक कर सकते हो कि आपका मॉडल किस तरीके से प्रिंट होगा, या अलग अलग सेटिंग के ऊपर, अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर आप उसको देख सकते हो कि ये कितना टाइम लगाएगा, किस तरीके से प्रिंट होगा। और यहाँ से जो जी कोड जनरेट होता है उस जी कोड के बेस पे फिर आपका प्रिंटर वर्क करेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो अभी अपनी ये ऑलमोस्ट होने वाली है, बट जिसने सबसे नंबर 1 वाले पे जो दे रखा है वो दे दिया अपन को कि ये किस तरीके से उसको साइट सपोर्ट देने वाला है और किस तरीके से उसको प्रिंट करेगा। तो जैसे जैसे आप उसको यहाँ से अप लेकर जाओगे ये आपको दिखाएगा। जैसे अभी टोटल 65 जो टर्न्स हैं या 65 लेयर के बाद में ये इस तरीके से बनेगा। राइट नाउ जो फिल डेंसिटी हम लोगों ने इसको दे रखी है वो है 50। तो आप लोग यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरा ये ट्यूबलर फॉर्म में था, मतलब ट्यूब ये एक तरीके का पाइप था, तो इस पाइप के अंदर 50% इनफिल के अंदर उसने इसको सिर्फ इतना ही फिल किया है। मतलब ये जो बाहर से आपको सॉलिड दिख रहा है वो बेसिकली सॉलिड नहीं है, उसने सिर्फ आपकी बाहर आउटर लेयर को बनाया, अंदर कुछ लाइंस बना दी और उसके बाद वो उसने उसको क्रिएट करना शुरू कर दिया, है ना। अगर यही इनफिल अगर हम लोग 100% पे डाल दें तो ये आपको पूरा का पूरा ग्रीन कलर में दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा येलो कलर में दिखाई देगा। इसका मतलब वो पूरा का पूरा फिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो हम लोग को सेट करने हैं और अलग अलग लेयर के ऊपर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सपोज़ अगर मैं यहाँ पर एक चेंज करके देखूँ, बट अगेन इट विल टेक टाइम, कि मैं इसको 0.15 की बजाय जो फाइनेस्ट होता है 0.06 सबसे कम लेयर हाइट है ना। 0.06 मतलब एकदम कांच के जैसे फिनिश आएगी इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको 0.06 पे सेट करता हूँ तो ये कितना टाइम लेता है ये हम लोग देखते हैं एक बार। बट उसके साथ साथ मैटर क्या करेगा, ये प्रिंट स्पीड। सपोज़ अगर मैं प्रिंट स्पीड इसको दे देता हूँ 65 या 60, तो मेरी प्रिंटिंग टाइम कितना आएगा। मटेरियल कंजप्शन सेम होगा, वायर की लेंथ सेम होगी, बट सिर्फ यहाँ फ़र्क किस में आएगा, टाइम के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की साइज़ चेंज नहीं की है। अब देखो, पहले जो आपकी 709 लेयर्स थी, 0.06 करने के बाद में वो लेयर हो गई है 2434। इसका मतलब अब सेम ऑब्जेक्ट को लेयर में क्रिएट करने के लिए, 0.06 लेयर में क्रिएट करने के लिए उसको 2434 लेयर बनानी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपका पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। सो डेफिनेट सी बात है, जो 709 थी उसके लिए अगर आपको 37 या 34 आवर्स लग रहे थे, तो 2434 लेयर क्रिएट करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है। तो अब ये घंटों में नहीं बल्कि आपको डेज़ में दिखाएगा, है ना। 1 डे, 2 डे, या फिर हो सकता है कि आपको मल्टीपल आवर्स आ जाएं। लाइक एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो आप देख लो कि वो कितने घंटों में चला गया, है ना। नॉर्मली 709 के अंदर वो 36 आवर्स अपने आ रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब कितना हो गया था आपका 2 दिन और ऑलमोस्ट 1 रात।
इतना टाइम आपको लगने वाला था उस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, बट राइट नाउ अब लेट्स सी कि ये कितना टाइम अपन को दिखाता है। ठीक है, तब तक हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग के अंदर होता है मशीन की स्पेसिफिकेशन। जैसे आपकी नोज़ल साइज़ क्या आ रही है, मतलब नोज़ल साइज़ का मतलब होता है लास्टली मटेरियल जहाँ से मेल्ट होने के बाद में बाहर आएगा उस नोज़ल की क्या साइज़ है ना। उसके बाद में आपकी रिट्रैक्शन, मतलब वो जो प्रिंटिंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके करेगा उसके बीच में उसको रिट्रैक्शन, मतलब वो उस नोज़ल को उस मटेरियल को कितनी बार बाहर निकालेगा और कितनी बार वापस अंदर खींचेगा, है ना, वो उसकी वैल्यू है। क्वालिटी मतलब आपकी लेयर हाइट, इनिशियल लेयर हाइट आपको क्या रखनी है ताकि आपको प्रॉपर फिनिश मिले। फिर उसके बाद में स्पीड मैक्सिमम, जैसे इस प्रिंटर की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 150 मिलीमीटर पर सेकंड है ना। बॉटम लेयर की क्या स्पीड है। इनफिल यहाँ पे सारी ज़ीरो दे रखी है जो आप बढ़ा सकते हो। जहाँ जहाँ मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ वहाँ की जो प्रॉपर जो वैल्यू है, मतलब आपको कितनी रखनी चाहिए एक अच्छे प्रिंट के लिए, वो आपको इस डायलॉग बॉक्स में दिख रही है ना। उसके बाद में कूल का मतलब होता है इस 3D प्रिंटर के अंदर कुछ फैंस लगे हुए होते हैं जो इस मटेरियल को कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं, क्योंकि जब ये मेल्टिंग फॉर्मेट में बाहर आता है उसके बाद में इसको क्योर करने के लिए यानी सॉलिड करने के लिए ठंडा तो करना पड़ेगा वापस, तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ फ़ैन लगाने पड़ते हैं। ये उनकी वैल्यूज़ हैं कि हम लोगों को कितने सेकंड्स के अंदर या कितने मिली सेकंड्स के अंदर उसको कूल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर। ये बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं जो अलग अलग प्रिंटर के अकॉर्डिंग वेरी करती है ना। और ये लास्ट दे रखा है जी कोड एम कोड का, तो ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए जो जी कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि ये किन किन जी कोड को काम में ले रहा है और किस तरीके से उसको ले रहा है। जैसे ये एम का मतलब होता है मशीन कोड। ये एम कोड जो है ये मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, और जी कोड जो है वो सेट होते हैं आपके मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मशीन कोड ये आपने कहीं पढ़ा होगा पहले भी कि मशीन कोड क्या होते हैं और जी कोड क्या होता है ना। जी कोड बेसिकली होते हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर, यानी कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे G28 के अंदर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है X0 Y0 और Z0, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जहाँ से ये शुरू करेगा, और उसके बाद मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसकी अलग अलग स्क्रीन्स हैं यानी अलग अलग सेटिंग्स हैं। ये ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट होने वाला है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं अभी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली ये जब भी कंप्लीट होगा प्रॉपर मशीन पे प्रिंट होने के बाद में, तो हम लोगों को एग्जैक्ट ये वाली चीज़ मिलेगी जो यहाँ आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, और आप लोग अभी इस मॉडल के अंदर देख सकते हो कि ये कितना फाइन तरीके से प्रिंट हुआ है। एनीवे, सो आई थिंक वी आर एंडिंग हियर ओनली। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हो तब तक, जब तक ये अपना टाइम आ जाता है रिगार्डिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, अगर कोई भी डाउट हो। सर ये सपोर्ट जो अपन प्रिंट करेंगे सर वो रिमूव कैसे करेंगे सर? वो इजीली रिमूवेबल होते हैं क्योंकि ये बहुत फाइन लेयर के अंदर बन रहे हैं ना। लेयर का मतलब ये होता है कि जैसे नॉर्मली अगर हम लोगों ने यहाँ 0.06 लेयर हाइट दी है मॉडल को, तो ये जो लेयर्स है ना, इन लेयर की जो हाइट है वो 0.15 के आसपास आएगी। मतलब ये उसको सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ जाके चिपकते नहीं है, स्टिक नहीं होते हैं। तो सिंपली जब ये मॉडल बनेगा तो आप इजीली किसी भी चीज़ से, जैसे प्लायर है या कोई फोर्सेप चिमटा आपके पास में है, या अपने हाथ से भी आप उसको इजीली पकड़ के हल्का सा ट्विस्ट करोगे तो ये निकल जाएगी। सर एक ये बहुत 10 mm क्यूब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो सर उसके क्या हाँ। कॉस्ट आएगी मतलब एवरेज? ये डिपेंड करेगा कि उसका एरिया कितना। अगर आपने 10 mm बाई 10 mm बाई 10 mm अगर दिया है तो डिपेंड अगेन वो करेगा कि आपने उसको सॉलिड प्रिंट करना है या 50% इनफिल पे है, 60% इनफिल पे है,
आप लेयर हाइट क्या रख रहे हो, आपको फिनिशिंग कितनी रिक्वायर्ड है, उन सारी चीज़ों के ऊपर स्टैंडर्डली अगर आप कॉस्टिंग कैलकुलेट करना चाहो तो जो भी आपके पास मटेरियल का वो वेटेज आता है ना, वेट, मतलब दो अलग अलग तरीके हैं। या तो आप लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के अकॉर्डिंग ये कितने लंबा टाइम ले रहा है प्रिंट होने के लिए, उस अकॉर्डिंग आप ले लो, या फिर आपने इसको प्रिंट करने के अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम किया उस अकॉर्डिंग ले लो, है ना। जैसे मार्केट रेट जो अभी चल रही है, अगर आप PLA में अगर किसी पार्ट को प्रिंट करते हो, अगर उसका वेट मान लो 10 ग्राम के आसपास आ रहा है, तो आपको पर ग्राम करीब करीब 8 रुपये या 10 रुपये के अकॉर्डिंग चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर 10 रुपये पर ग्राम आता है तो 10 इंटू 10 हो गया सीधा, तो वो पर्टिकुलर पार्ट आप लोगों को 100 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल लेयर हाइट के साथ में। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइन में चले जाते हो, जैसे 0.06 है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो उस केस में वो आपको आवर बेसिस भी चार्ज कर सकते हैं। सपोज़ अगर कोई प्रिंट आपका मान लो 3 घंटे का है, तब तक तो आपको उसको पर ग्राम चार्ज देना पड़ेगा। पर वही प्रिंट अगर वो 30 घंटे का हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 घंटे तक अगर मशीन आपकी रन कर रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी वेयर एंड टियर कॉस्ट भी ऐड होगी, है ना। एक 3 घंटे काम करना और एक 30 घंटे काम करने में बहुत फ़र्क होता है। तो उस केस में वो आपको आवर बेसिस चार्ज करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका 200 या 150 रुपीज़ पर आवर चार्ज हो सकता है। तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से आउटपुट रिक्वायर्ड है। और कोई क्वेश्चन? सर इसे हम रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं ना सर? रीजनरेटिव मतलब? लेयर बाय लेयर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है सर, वो रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग सर पढ़ा था मैंने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। रीजनरेटिव तो नहीं है, उसका रीज़न ये है, अगर वो सिमिलर शेप में है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, जैसे क्यूबॉइड है, तब तो आप उसको रीजनरेटिव बोल सकते हो, क्योंकि वो एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहा है ना। पर अगर उसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मान लो नीचे सर्कुलर है, ऊपर रेक्टेंगुलर हो गया, फिर क्यूबॉइड में आ गया, या नीचे रेक्टेंगुलर था फिर उसके बाद क्यूब हो गया, फिर उसके बाद सर्कुलर में आ गया, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो वो रीजनरेटिव नहीं है। ठीक है, एनीवन? और कोई? इसमें टाइम भी नहीं दिखाया है, हैंग हो गया आई थिंक ये। एनीवे, अकॉर्डिंग टू दैट लेयर हाइट जो अपन ने देखी थी यहाँ पे, लाइक 709 में अगर वो 34 आवर्स ले रहा था, तो डेफिनेट सी बात है कि 2000 जो है वो उसका कई गुना बढ़ गया, है ना। अगर मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई करूँ, लाइक 7 3 जा 21, तो इसका मतलब 34 आवर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इतने आवर्स आपको लगने वाले हैं, जो कई डेज़ के अंदर काउंट हो जाएंगे, है ना। ऑब्वियसली बात है कि लाइक 24 आवर्स का अगर 1 डे है, तो वो 100 एंड समथिंग कुछ अगर वो होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन, है ना, ऑलमोस्ट 1 वीक मान के चलो आप, कि इतना टाइम तो उसको लगेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं होते हैं। बट अगर इसी की जगह वो SLA प्रिंटर होता या SLS प्रिंटर होता, तो इसका जो ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम है या प्रोटोटाइपिंग टाइम है, वो ऑलमोस्ट आपका 1/4 हो गया होता है। यानी जो 34 आवर्स हैं उसका अगर आप 1/4 निकालोगे, उतना टाइम लगता है इसको SLA में प्रिंट होने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये सपोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे जैसे वो मटेरियल के कांटेक्ट में आते जाएगा, वो अपने आप ही सॉलिड हो जाता है, तो वहाँ पे इन सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है ना। इस वजह से भी उसका टाइमिंग कम होता है, और उनका क्योरिंग टाइम जो होता है वो और भी कम होता है SLA और SLS के कंपैरिजन में। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम में आते हैं, और उतना ही ज़्यादा कम उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये सॉफ्टवेयर समझ में आ गया किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो G कोड M कोड के अंदर। जब आप प्रॉपर सारे पैरामीटर्स इसको दे दोगे, सारी चीज़ें आपने चेक कर ली कि आपके लेयर हाइट ठीक है, आपका क्रॉस सेक्शन सही आ रहा है,
आपको जो इनफिल चाहिए था वो सही मिल गया आपको। ये सब करने के बाद में आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हो जी कोड में। आपको फाइल में जाना है, यहाँ से आप करोगे सेव जी कोड, ठीक है। अगर आपके प्रिंटर में ये फैसिलिटी है कि वो आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है यूएसबी के थ्रू, तो आप सीधा इसको प्रिंट भी दे सकते हो। पर अगर आपके प्रिंटर में ये फैसिलिटी है, लाइक उसमें कोई यूएसबी या फिर कोई मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव कनेक्ट होकर अगर वो प्रिंट करता है, तो आप इसको यहाँ से जी कोड में सेव करो। जैसे आप इसको जी कोड में सेव करोगे, आपके पर्टिकुलर पाथ लोकेशन पे जहाँ से आपने इस मॉडल को उठाया था वहाँ पे उसके जी कोड आ जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से उसको कॉपी करो, अपने मेमोरी कार्ड या अपने पेन ड्राइव में उसको ट्रांसफ़र करो, कॉपी पेस्ट करो और आप उसको प्रिंट कर सकते हो इजीली। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, नो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आस्क, स्टिल है यू हैव, अदरवाइज वी कैन लीव। सर आपने जो वीडियो शो किया था आप सेंड कर सकते हैं सर व्हाट्सएप पे प्लीज़? या डेफिनेटली मैं इस सेशन का ये वाला और डेफिनेटली वो वीडियो दोनों आपको भेजूंगा आज। थैंक यू सर। ठीक है, और एक फीडबैक फॉर्म काफ़ी जल्दी आपके पास आएगा। आई थिंक कैलाश सर भेजेंगे या फिर कोई भी पर्सन भेज देगा आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर। आप लोगों को उसको ओपन करना है, उसमें क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के इसी सेशन से रिलेटेड, मतलब सारे सेशन से रिलेटेड, कि कौन सा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, कौन सा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल था, हेल्पफुल था, किस सेशन के अंदर आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी, है ना, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को और उसमें एक्सपेक्टेड थी जो डिलीवर नहीं हो पाई, सेशन का ड्यूरेशन, और भी कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों के एक्स्ट्रा सजेशंस हो तो वो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए मैंडेटरी है कि हर लोगों को वो भर के भेजना है, बिकॉज उसी सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आपको सर्टिफिकेशन देने वाले हैं। डेफिनेटली ये क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है कि जो जो उस फॉर्म को फिल करके भेजेगा सर्टिफिकेशन उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी कैन लीव।